गुड इवनिंग एवरीवन एंड अ वेरी वार्म वेलकम। हमारे शुरू होने के लिए और बस 2 मिनट बचे हैं, तो हम एग्जैक्टली 2 मिनट में शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों बहनों, आंटीज, अंकल्स, सभी को मेरा हार्दिक नमस्कार। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सब को थैंक यू कहना चाहती हूँ कि आप सब जुड़े हैं हमारे होम गार्डनिंग बेसिक्स वेबिनार में। और मैं आप सबका स्वागत करना चाहती हूँ क्रीडा की तरफ से और ग्रो एट होम मूवमेंट की तरफ से। मैं 1 मिनट लूंगी ग्रो एट होम मूवमेंट और क्रीडा का थोड़ा सा एक बेसिक बैकग्राउंड देने के लिए। क्रीडा एक संस्था है जो कृषियों के लिए बनी है। हमारा देश सदियों से एग्रीकल्चरल देश माना जाता है, कृषि का देश है हमारा देश। और यही एक संस्था है जो कृषियों को, एग्रीकल्चर की किसी भी पैमाने पर कोई भी जो काम कर रहा है, वेदर इट इज इन रिसर्च और इनोवेशन या डेवलपमेंट या एक्चुअल ग्रोइंग या एक्चुअल सेलिंग, उस सबको एक प्लेटफॉर्म पर एकजुट कर रही है और उनको प्रोग्रेस की तरफ बढ़ने में हेल्प कर रही है। ग्रो एट होम क्रीडा का एक इनिशिएटिव है हमारे जैसे आम लोगों के लिए जो एग्रीकल्चर से इतना शायद करीबी से जुड़े नहीं हैं, लेकिन एग्रीकल्चरल पदार्थ तो हम सब खाते ही हैं, हम सब कंज्यूम करते ही हैं। तो ग्रो एट होम हमारे जैसे लोगों के लिए बना है जिनको इंटरेस्ट है इन एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसेस, इन एग्रीकल्चरल पदार्थों को थोड़ा सा घर पे अपना जितना हो सके उतना उगाने के लिए। बट ये सिर्फ एग्रीकल्चर तक सीमित नहीं है। तो या तो आपको ऐसे ग्रीन प्लांट्स का बहुत इंटरेस्ट है या तो आपको फ्लावर्स में बहुत शौक है, तो ग्रो एट होम मूवमेंट आपके लिए है। अब इसी के साथ हम पिछले 1 हफ्ते से आप कुछ लोगों के साथ जुड़े हुए हैं इस ग्रो एट होम का हिस्सा बनकर, और हमें ये महसूस हुआ है, हमें ये रियलाइज हुआ है कि काफी लोग क्यूरियस हैं, उनको पता नहीं है कि अपना खुद का होम गार्डन कैसे शुरू करना। तो हमने डिसाइड किया कि अपना पहला वेबिनार इसी टॉपिक को लेकर होना चाहिए। तो पेश है वेबिनार 1, होम गार्डनिंग बेसिक्स। एंड हमारा मोटो गो ग्रीन ग्रो ग्रीन, घर घर गार्डन हर घर गार्डन। इसी को आगे बढ़ाते हुए हम आज शाम की शुरुआत करते हैं। तो हमारे वेबिनार में 3 हिस्से हैं और हमारे साथ 3 ट्रेनिंग पार्टनर्स जुड़े हुए हैं। पहला हिस्सा हम पहले हिस्से से शुरू करते हैं जिसमें ट्रेनिंग पार्टनर हमारे हैं स्माइल्स फाउंडेशन। मीरा महेंद्र जी आने वाली हैं स्क्रीन पर बस 1 ही मिनट में, और वो हमसे बात करेंगी। अच्छा, उनकी बातों के पहले मैं आती हूँ कि इस सेशन के लिए अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या हैं।
तो 1 मिनट में आप क्विकली अपनी जाके कागज और कलम उठा के लाइए. प्लीज गेट योर पेन एंड पेपर रेडी ताकि आप नोट्स लिख सकें, क्योंकि आज शाम इसी वेबिनार के बाद से हम सबको अपना होम गार्डन शुरू करना है. हमें ग्रो ग्रीन का इनिशिएटिव हमारे घर पे शुरू करना है. तो नाउ विदाउट मच फर्दर अडू हम शुरू करते हैं पार्ट 1 से. ये है सिटी गार्डनिंग का हिस्सा. तो हम काफी लोग, जैसे कि मैं, एक छोटे से फ्लैट में रहते हैं, राइट. अब ये फ्लैट में हमारे पास ज्यादा जगह नहीं रहती है, ज्यादा कुछ सामान रखने के लिए, ना कि पेड़ पौधे लगाने के लिए जगह रहती है. तो हम सुनेंगे कि इसी छोटे फ्लैट्स में, इन्हीं छोटे शहरों के फ्लैट्स में हम कैसे बेस्ट अपना होम गार्डन शुरू कर सकते हैं. तो ओवर टू मीरा जी. नमस्कार भाइयों और बहनों, मीरा का आप सबको, बड़ों को प्रणाम, सबको नमस्कार, और बच्चों को बहुत सारा प्यार. यस, बच्चे भी, क्योंकि हमारे घरों में बच्चे तो होते ही हैं और उनके इस हमारी जो ये श्रृंखला चली हुई है, इसमें हमारे बच्चे शामिल ना हो तो मजा ही क्या है. और ये जो बात चली है कि हमारे गार्डन, हम घर में होम गार्डन क्यों करना चाहते हैं, आज के ज़माने में जब हमारा जो एक्सरसाइज करने का या बहुत हिलन-चलन कम हो गया है, तो इस वजह से हमें न्यूट्रिशंस बहुत सारे चाहिए. और हमें ऐसा क्यों नहीं कि बच्चों को अपने, हम बोलते रहते हैं घर का खाना खाओ, घर का खाना खाओ, तो क्यों ना घर में उगाया हुआ ही हम खाना खाएं. भले पूरा खाना हमने घर में नहीं उगाया है, लेकिन उसमें थोड़ा एक पार्ट तो हम अपने ही घर से शुरुआत करेंगे. तो आपका एक 1 रूम किचन हो या बड़ा सा हो, एक कोई बालकनी हो या ना हो, टेरेस हो या ना हो, चलिए तो हम देखते हैं आज हमारे घर के अंदर हमने कैसे इसका शुरुआत किया है. बेसिक रिक्वायरमेंट्स त्रिशा ने तो बताया कि पहले आप जाइए, अपना पेन और पेपर लेकर आइए, पर इसके साथ अपनी मुस्कुराहट और जोश भी चाहिए. हम सबको ये चाहिए कि हम बहुत ही टेस्टी अच्छा सा खाना खाएं. सो हमारे घर में जो भी अवेलेबल है, फिर वो गए गुजरे हम पहले लाए हुए कुछ प्लास्टिक का सामान हो या कुछ सीड्स हो, ये सारी चीजों से चलिए हम देखते हैं कैसे जाएंगे. सबसे पहला चाहिए स्पेस. जगह नहीं है तो मैं करूंगी क्या. आप पहले इसमें देख सके कि ये जो स्लाइड है, यहाँ पे देख सकेंगे कि यहाँ पे बिल्कुल ही जगह नहीं है, लेकिन ये बॉटल्स के अंदर आप देखेंगे तो प्लांट्स उग रहे हैं. एंड सेम वे यहाँ पे ये जो ग्रिल है, यहाँ भी उग रहे हैं. ये बालकनी की दोनों साइड पे 3 फुट भी जगह नहीं है, 3 फुट से कम जगह में ये सारे पौधे लगाए हुए हैं. तो यहाँ पे ये जो है हमारा एक बॉन्डिंग बनता है. किसका बॉन्डिंग बनता है? तो घर में हर व्यक्ति का, हमारे जो भी घर के हैं, मम्मी पापा बच्चे एंड बड़े, सारों को, सबको इससे लगाव शुरू हो जाता है. हर एक दिन हम देखते जाते हैं भाई क्या उग रहा है. इसके लिए हमें और मटेरियल क्या चाहिए. बाजार से अभी तो हम ला नहीं सकते हैं, अगर ला भी सकते हैं तो कठिनाइयां हैं. तो इसमें हमें कुछ चीजें हैं, जैसे कि कोकोपीट है या फिर मैन्योर है, या शेण खत बोलते हैं इसको, खातर भी बोलते हैं, और ये हमारी मिट्टी. तो ये तीनों चीज तो हमें चाहिए ही चाहिए. लेकिन रिसर्च, त्रिशा ने बताया, क्रीडा ऐसी संस्था है जो रिसर्च में भी है. रिसर्च करते करते हमने देखा कि अल्टरनेटिव मटेरियल्स भी यूज कर सकते हैं. कापूस में भी कई उगा सकते हैं या फिर टिश्यू पेपर भी. और कुछ ना मिला तो बस पानी में आगे चल के हम देखते हैं कि किस तरह से ये करते हैं. एंड ये सारा कुछ हम इसलिए कर रहे हैं. वाओ, देखिए किस तरह से अलग अलग चीजों में किया गया है. अब ये हमें न्यूट्रिशन जो है, पौष्टिकता जो है, ये हम अपने हाथों से जब डालते हैं तो हमें मालूम है कि हम क्या उगा रहे हैं. अपने पास कोई भी पुरानी बास्केट हो, उसमें भी लगा सकते हैं, या फिर प्लास्टिक की बोतल में भी लगा सकते हैं. और ये भी हमारे पास अगर नहीं है तो हमारा जो मिठाई का डब्बा या कोई भी ऐसा डिब्बा है कागज का, उसमें भी उगा सकते हैं. यहाँ पे देखिए ये छोटी, कितना भी छोटा बड़ा ये जो भी है वो यूज कर सकते हैं.
हमारे पास कोई खास औजार की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम घर में हमारी जो चम्मच है, वो चम्मच या फिर कांटा जो है, फोक, वो भी इस्तेमाल करके चीजें हम इसको यूज करेंगे। अब हमें पहले क्या करना है, अलग अलग चीजों के लिए क्या करना चाहिएगा, ये इसमें हम देखेंगे। तो सबसे पहला लेयर हम कोकोपीट का डालेंगे, थोड़ा सा खत डालेंगे, मैन्योर डालेंगे। उसके बाद ये खत के साथ थोड़ा सा मिट्टी डालेंगे, ऊपर वापस थोड़ा सा मिट्टी डालेंगे। लेकिन अब ये हमारा तैयार हो गया है ये बॉटल में। अब ये बॉटल नहीं है कि मैं नहीं बोल रही हूँ आप जाके बॉटल खरीदिए, हम सबके घरों में एक ना एक महीने के अंदर एक कोई तो बॉटल आ जाती है जो हम फेंकते भी नहीं है। तो इसी का हमने कैसे इस्तेमाल किया है। अच्छा, जैसे मैंने बताया कि मिट्टी नहीं है, कुछ नहीं है, तो ये मेरा मेथी वगैरह का जो घर का जो अपना सुखा दिया इसको, और ये ड्राई किचन वेस्ट ले लिया है, तो बेसिक लेयर इसका डाल दिया, और थोड़ी सी मिट्टी कहीं ना कहीं से जो मेरे जूने पॉट में से थी, तो इसको हमने ये खलबत्ते से, मेरे पास कोई औजार नहीं है, तो इसको खलबत्ते से ही तोड़ के हमने इस्तेमाल किया है। सो ये हमारा बेस तैयार करने के लिए हमने रेडी किया है। अब वाह, ये तो थाली भर के मेरी बेटी ने ला दिए हैं, सारे के सारे सीड्स हैं जो हमने बाहर बाजार से नहीं लिए हैं, ये हमारे किचन से लिए हुए हैं। और इसकी जो मिट्टी और जो हमारी कोकोपीट है, शेणखत है, ये हम किस मात्रा में कैसे लगाएंगे, आगे चल के हमारे तीसरे वक्ता हैं चंदन भाई हमको इसके बारे में खूब डिटेल में बताएंगे। और फिर ये हमारा सीड्स डालने के लिए रेडी हो गया है। अब देखिए, ये यहाँ पे सीड्स नहीं डले हुए हैं, यहाँ पे सीड्स डल गए हुए हैं, और ये जो पत्तियां दिख रही हैं, क्या क्या चीज है, क्या लगता है आपको? देखिए, आपको ध्यान में आ रहा है क्या? ये तो आपके घर में हफ्ते में एक बार तो जरूर आता होगा। सोचिए ये क्या चीज है। अब देखिए, ये अलग अलग सीड्स हमने डाल दिए हैं। ये है रंगूनी वाल या बड़ी फ्लैट वाल, फ्लैट बीन्स। इसका जो फ्रेश बीन्स का बहुत ही बढ़िया सी सब्जी बनेगी। और ये हमारे हरभरे ब्राउन वाले हैं और यहाँ पे ग्रीन वाले हैं। ये लोबिया या किडनी बीन्स हैं। तो एंड इसमें डाली हुई है कलौंजी, एंड इसमें डाले हुए हैं तिल और राई। तो ऐसी अलग अलग चीजें हैं। अच्छा, हमने एक दिन पपीता भी काटा। ये सारी चीजें जो हमने घर में से यूज कर रहे हैं, तो ये पपीते के बीज जो हैं वो हमने लगा दिए हैं। एंड यहाँ पे जो ड्रमस्टिक, इसको बोलेंगे शेंगा, तो इसके भी सीड्स डाले हैं। ये मेरे घर में नहीं होंगे, पर इसकी मैंने वेडिंग शुरू कर दी है, ताकि ये प्लांट जब भी 6-8 महीने का, 6-8 इंच का या 10 इंच का होएगा, तब जाके इसको नीचे कंपाउंड में या फिर आजू बाजू के गार्डन में हम जाके लगा के आएंगे। अच्छा, ये सीड्स देखिए, ये टमाटर जो मेरा एक ओवर राइप हो गया था, तो ये इसके भी सीड्स हमने यूज किए हैं टमाटर उगाने के लिए। और ये आलू देखिए, तो ये आलू को जो ये आंख आ गई है, तो इसको हमने ले लिया है, और यहाँ पे ये आलू का पौधा शुरू हो रहा है। और इसके पीछे स्वीट पोटैटो या रतालू भी है। अब ये देखिए, 3 हफ्तों के बाद ये जो पपाया के बीज हमने डाले, 3 हफ्तों तक कुछ नहीं दिख रहा था। ये ऐसा बंजर सा दिख रहा था, मुझे लगा ये पता नहीं मैं क्या करने जा रही हूँ। लेकिन आज सवेरे जब देखा, तो 3 हफ्तों के बाद, वाह, लव एट फर्स्ट शूट। मैं तो खुशी से, मैं सच्ची इतनी बड़ी अच्छी सी स्माइल आ गई मेरे फेस पे कि हाँ सही है, ये तो आएगा। तो यानी मैं नेक्स्ट वीक, मींस नेक्स्ट 6 इंच तक ये बढ़ेगा, तब तक फिर इसको नीचे डाल के आ सकूंगी। यहाँ पे देखिए, वी हैव गॉट, ये चना डाला हुआ है, यहाँ पे चना है, एंड ये लोबिया है। और ये आपको लगता क्या है कितने दिनों में है? ये हमने फर्स्ट डे जब सो किया, ये सेकंड डे सुबह, दूसरे दिन सुबह को ये ऐसे हो गया, और ये 5वें दिन का हो गया है। तो 5 दिन में ये इतने बड़े हो रहे हैं। जो ये मैं इसको सैलेड में यूज कर सकती हूँ, ये भी सैलेड में, या फिर इसको जब ये बड़ा होएगा, इतना बड़ा होएगा, तो मुझे इसको दूसरे पौधे में, प्लांट में डालना पड़ेगा, बड़े से गमले में, ताकि मैं इसका क्रीपर बना सकूं और वहां से फिर फली आ सकेगी इसकी। तो ये जो है, जो फ्लैट बीन्स देखते हैं, तो दिस इज डे 1। जब हमने शाम को देखा तब ये था।
और ये दूसरे दिन पे इस तरह से हो गया था। ये तीसरे दिन का पिक्चर है और ये आज 5वें दिन का पिक्चर है। अब कल या परसों मैं इसको बड़े से गमले में, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा इंतजाम इसके लिए कि ये आई डोंट वांट, मुझे ऐसा नहीं है कि ये वेस्ट जाना चाहिए, तो इसका अलग से इस्तेमाल करेंगे। सो नाउ दीज प्लांट्स आर रेडी टू बी ट्रांसप्लांटेड। तो ये ट्रांसप्लांटिंग, इसको अलग से बड़े से गमले में डालने के लिए ये तैयार हो गए हैं। कितना खुशी हो रही है, इतनी खुशी हो रही है। और मैं ये सोच के कि मैं ये कब इसमें आएंगे, तो उर्मिल भैया से मैंने बात की, तो इन्होंने बोला मैडम जी कम से कम आपको यू हैव टू वेट फॉर 60 to 70 days टोटली। यानी मैंने जब बीज बोया और 70 या उसके बाद के दिन पे मुझे इसके फल मिलेंगे। इसी तरह से ये है परवल के बीज, जो मैं भैया जी से हमारे जो सब्जी लाते हैं, तो परवल के बीज जो हैं, सॉरी दिस इज पम्पकिन, पम्पकिन के बीज जो हैं, और ये थोड़े से बड़े हो गए। और फिर ये देखिए मेरे पास एक गमला था तो इसमें मैंने डाला। ऑफ कोर्स इसको डाले हुए मेरे पास 5 हफ्ते हो गए, तो ये कितना फैल गया है आप देख सकते हैं। और ये पम्पकिन या आप भोपला बोलते हैं, तो ये अच्छे तरह से आते जाएगा। अब पानी देने का तरीका बहुत ही इसमें ध्यान रखना है। हम डब्बे से डालते हैं जनरली, पर पानी कितना डालेंगे, ना कि ये पूरा डब्बा खाली कर देंगे, सिर्फ इतना ही कि ये गीला होएगा तब तक। लेकिन जब ये छोटे छोटे इसके शूट्स हैं, तो या तो हम इसके लिए स्प्रे बाहर से, लेकिन बाहर से तो मैं नहीं ला सकती हूँ, तो मेरी ये जो बॉटल है इसी के छेद कर दिए हैं ताकि ये पानी में इसको स्प्रे की तरह डाल सकती हूँ, ताकि मेरे जो प्लांट्स हैं इनको कोई प्रॉब्लम ना होवे। और अब देखिए वाओ क्या खाना बन रहा है ना। तो ये किस तरह से जा रहा है, मेरी सैंडविच हो या मेरा सैलेड है, मेरा सूप है या मेरा जूस है, एंड या फिर मेरे नाचोस चिप्स के साथ जो डिप्स बनाते हैं, ये सारी चीजों के लिए हम यूज कर रहे हैं ये माइक्रोग्रीन्स। अब ये माइक्रोग्रीन्स क्या होता है, ये नया वाला चीज है, क्या है, सुपर ग्रीन्स है, लेकिन इसमें इतने सारे पौष्टिक तत्व हैं कि हमारा खाना जो है, जिस तरह से हम बोलते हैं ना, उसको 4 चांद, सोने पे सुहागा लगाता है। और ये कई चीजें ऐसी हैं कि जो हम कर सकते हैं। आजकल हम लोग प्लेन सैलेड खाते हैं या फिर डेकोरेशन के नाम पे एक पत्ता डाल देते हैं जो साइड में कर देते हैं, बट बिलीव मी, जब ये मैं मेरी बालकनी से जाके ये जो डालती हूँ, पुदीना है या फिर मेरे ये राई के पीसेस, राई के जो पत्ते हैं वो डाले हैं, वाओ यम्मी, ऐसे लगता है कि बस ऐसे तो रोज खाते रहें। और इसके साथ साथ मैंने और भी ये कोशिश की है, ये बेसिल है, शार्ड है, रॉकेट अरेगुला है और बीटरूट जो है, इनको भी हमने कोशिश किया है। आप देख सकते हैं ये कितनी छोटी डब्बी है, वो जो चटनी की डब्बी आती है उसी में से हमने उगाया है। अब सोचिए घर में हम 3 जन हो या 4 जन हो या 5 जन हो, आप क्या देखेंगे नहीं, अरे क्या हो रहा है, ये क्या आप कर रहे हो, पहले 4 दिन शायद कोई नहीं देखेगा, लेकिन उसके बाद तो जरूर से सबकी नजर वहीं पे जाएगी कि भैया क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, कैसे फल रहा है अपना गार्डन। अब ये जो है सारे हमारे कठोर बोलते हैं या अनाज बोलते हैं या पल्सेस जो इंग्लिश में बोलते हैं, तो ये सब हमारे घरों में होते हैं और जनरली हम लोग इसको भिगा के पकाते हैं। पर ये जब भिगा के पकाते हैं तो मूंग जो है ये एक ऐसी चीज है जो हम इसको ज्यादा स्प्राउट करते हैं, पर ये सारी के सारे चीज तो आप घर में आपके गार्डन में, किचन गार्डन में डाल सकते हैं। साथ साथ में ये राई भी डाल सकते हैं और ये तिल भी डाल सकते हैं। यहाँ से देखिए, यहाँ से मैंने ऑलरेडी काट लिया हुआ है, ये हमने कटिंग करके हमारे सैलेड में यूज किया था, जो आपको बताया कितना बढ़िया सा सैलेड, दिखने में भी फैंटास्टिक और टेस्ट तो सुपर्ब। एंड उसी तरह से ये तिल का भी हमने इस्तेमाल कर लिया। ये नहीं है कि मैं फार्मर की तरह बहुत बड़ा उगाऊंगी, मैं अपने सैलेड्स वगैरह में यूज करूंगी। जो मैंने आपको पहले बताया ये पानी के अंदर उगाया है कि भाई मेरे पास मिट्टी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, पहले तो ऐसे ही कर रही थी, तो ये पानी में उगा के फिर ये जब छोटे इतने से होते हैं तो हम निकाल के इसको सैलेड में यूज कर देते हैं। दूसरा तरीका ये है, जैसे मैंने बताया, ये मूंग है और ये उसका जो
हम लोग मोड़ आने के लिए रखते हैं, और ये कागज के डिब्बे में हमने डाला हुआ है। तो ये इतने छोटे छोटे भी हम सैलेड में यूज कर सकते हैं। और ये देखिए, ये हो गए हैं अभी 5 इंच के, इसको 12 दिन हो गए हैं, एंड ये मूंग मेरा उग रहा है। तो इसकी फलियां भी मिलेगी हमें खाने के लिए। अच्छा, ये जो मूंग मैंने पानी में डाला हुआ है, इसका नीचे का भाग देखिए, ये पानी के अंदर था, तो ये नीचे देखिए इसके कैसे रूट्स हैं जो कितने स्ट्रांग हैं। तो सोचिए ये जो इतना स्ट्रांग है, तो हमें कितना ताकत मिलेगा ये सब खाने की। और सोचिए, ये मुझे क्लियर है, मेरे बच्चों को, मेरे परिवारजनों को, मेरे मम्मी डैडी को, सबको है कि भैया या ये खाना तो हमें बहुत ही पौष्टिक मिल रहा है। सेम वे में ये मेथी है, और मेथी के दाने में भी कार्डबोर्ड के बॉक्स में भी डाले हुए हैं, बॉटल में भी डाले हुए हैं, और ये जो अपनी सूप चलने वाली छलनी है उसमें भी डाले हुए हैं। सो दीज आर द वेरियस वेज। ये अलग अलग तरीके से आपको मेथी, आपके पास जो सामान है घर में, तो मौका नहीं देना चाहते हैं हम आपको किसी भी चीज को बोलने के लिए कि भाई ये तो मैं नहीं कर सकती, नहीं ये तो बढ़िया टेस्टी होता है। एंड ये मेथी से मुझे एक बात याद आई, हमारे यहाँ एक रिवाज है कि 3rd वीक ऑफ जून, यानी अभी तीसरा संडे जो आएगा जून का, इस दिन हम जरूर देखते हैं कि बच्चे अपने पेरेंट्स, पापा के साथ खास करके, ये मेथी या फिर राई ऐसे उगाते हैं, ताकि इसका 8वें या 10वें दिन इसको कटिंग करके आप मेथी का या राई का पराठा बना दो, एंड बहुत ही डिलिशियस होता है। अब रही बात पुदीने की, हम पुदीना हर वीक लाते हैं हमारे घर के इस्तेमाल के लिए। ये भैया जी के पास से जूड़ी लेकर आए, इसको क्लीन किया, और बाकी इसकी डंठल जो है वो हम फेंक देते हैं। इसको फेंके बिना हमने इसको ग्लास में इकट्ठा किया है, क्योंकि जनरली ऐसे होता है कि शाम को हम बैठते हैं क्लीनिंग करने के लिए वगैरह, तो इसको हमने एकत्रित किया है, और फिर इसको हमने देखिए बॉटल में डाला, तो इसके शूट्स आ गए, ये दूसरे या तीसरे दिन के शूट्स हैं, और ये हमने लगा दिए हैं। हर एक हफ्ते का मैंने एक बॉटल बना दिया, ताकि ये 3 हो गए, और 2 बॉटल बनाऊंगी, क्योंकि मुझे एक हफ्ते में एक जुड़ी चाहिए ही चाहिए। हमारे तो यहाँ चटनी में डलता है, सब में डलता है। तो ये हमारा वीकली रिक्वायरमेंट, हर हफ्ते का मेरा रिक्वायरमेंट पुदीना के मेरे घर से, ये जो मैं बाजार से लेकर आती हूँ उसकी डंठल से हो गया है। अब ये पीस हैं, ये पीस भी बहुत ही बढ़िया स्नो पीस हो जाएंगे। ये पानी में डाला हुआ है, और ये टिश्यू पेपर में डाला हुआ है। तो जैसे मैंने बोला, आप राह देखते रहेंगे तो कुछ नहीं होता है। आज आप शुरू कर सकते हैं, पानी में इसको वो सोक करके कर सकते हैं, या फिर टिश्यू पेपर के ऊपर। तो गो टू योर किचन, अभी का अभी मैं आपको ये बोलूंगी, आज का ये हमारा सेमिनार खत्म हुए उसके पहले आपकी ये रेडी रखिए। ये ट्रे देखिए, ये हमारी जो मैंने आपको दिखाई थोड़ी देर पहले, ये पूरी की पूरी रेडी है यहाँ पे। इसमें हमने क्या क्या लिया है एक बारी बता देते हैं। तो ये मूंग है, और ये मूंग फुला हुआ है। ये वटाना है, चना है, लोबियान या किडनी बीन्स या चौली है, इसमें कलौंजी है, मेथी, राई, एंड फिर तिल, काला वाला तिल है, ये राजमा है, ये हमारे ड्रमस्टिक्स के सीड्स हैं, ये ग्रीन हरभरा है, लहसुन है, और ये सफेद वाले बीन्स हैं। और सोचिए, आप क्या बता सकते हैं इसके, और भी आपके घर में तो बहुत सारे सीड्स होंगे। जो मेरे यहाँ, मैंने मेरे किचन में सोचा, मेरे पास 2-3 चीज और है, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि आप लिखिए, आपके चैट बॉक्स में लिखिए आप और क्या ले सकते हैं। यस, सबसे बड़ी बात है गेहूं। गेहूं जो है वो आप एक दिन भिगो दीजिए, और इस गेहूं को जो एक मुट्ठी भर आप डालेंगे, 7 दिन के लिए 7 बॉटल्स में, या गमले आपके पास हैं तो गमले, या फिर ऐसे जो भी आइसक्रीम के या श्रीखंड के डब्बे हैं उसमें जो डालेंगे, और उसको जो कटिंग करके आपके जूस में डालोगे, बहुत ही बढ़िया। और सोचिए और कौन से ऐसे हैं जो आप लगा सकते हैं। आपको नीचे नहीं उतरना है ये सारे सीड्स लेने, आप तुरंत ही आपके घर के, आपके किचन से ही इनको शुरू कर सकते हो। तो मुझे जरूर से ये इत्मीनान है कि आपके घर में, जैसे मैंने पहले कहा, 3 साल का बच्चा हो
या 30 साल के आप हो, या आपके 60 साल के पेरेंट्स हैं, या 80 साल की दादी भी हैं साथ में, ये हम काम आज का आज शुरू कर सकते हैं। और क्यों ना इतने हमको पौष्टिक जो खाना बनाना है, हमको थेपला बनाना है या पराठा बनाना है, या फिर आपको सैलेड्स को डेकोरेट करना है या सैंडविचेस और सूप्स में डालना है, ये हम अपने ही गार्डन से। और चटनी के लिए यस, धनिया, सही बात है, धनिया भी तो हम डाल सकते हैं। तो ये सब हम कर सकते हैं। और इसके बाद हमारा जो अगला होएगा, तब हम देखेंगे दूसरी चीजें भी हम कैसे कर सकते हैं। तो ये अब हम एक छोटा सा वीडियो दिखाएंगे आपको। हाय गाइस, अ कंप्लीट ये मेरा पूरा बालकनी एरिया है, तो देख लीजिए कैसे है kitchen garden. This is 3 feet. The first is the papaya seed which is coming up. The next is moringa. In here I have put in muskmelon, dry as you can see, mint. Then I have some methi. All that is moong in 3 different stages. This is the microgreens hydroponic way. Here in my wasted cardboard box, and here in a basket. Similarly, the methi is in a cardboard box. Some new things that I'm trying out are the basil, the shards, the beet, and the rocket arugula. These are all right from my kitchen, and all the items that I have used here. The peas both ways on the tissue paper, a new microgreen that I'm trying to develop. A basket which I had bought last year, some plant, but which is gone. Now I'll reuse the mud. Again, the mint and the potato. This one which is dangling here is a sweet potato, and here is my potato. Both will be replanted. The pumpkin. Here I have the till, the sesame seeds, and behind is the mustard. I don't know, I was trying to do something and I think I damaged my muskmelon. Here I have the kidney beans and the long beans, flat beans. I'm trying something new behind here with like hydroponics. That is the mustard, and this big one on this side is fenugreek. On top over here, I have put in some lemon plants. I will let them grow for say around 6 months in this before I transplant. So I have used the 1 liter bottles. Not that I have gone out to buy something. This was available with me, and I'm using them. And on this side, you can see this is my 3.5 feet grill, where I have the Karela or the bitter gourd. The first plant is the pumpkin. Next to it, I have the purple, the tomatoes, and the bitter gourd again. So you can see this completely. My balcony is 5 feet by 3 feet. So hardly 15 feet, and I've spread it all over. And my grill is just 3.5 feet by 1.5 feet. And here is my closed window, which is having the closed grill, and I'm going to use some more over the period of this. I have to just hunt around in my home for some more bottles. Thank you so much, and I wish happy gardening to all of you. And I hope I have encouraged all of you to pick up some tips and start with your own plants today. And I thank Krida from the bottom of my heart to give me this opportunity to be connected with them. And thank you, Trisha. Please take over. Good evening. And once again, good evening. I'm sure वो हम सब के लिए बहुत ही exciting रहा होगा, right?
एंड हम सब बहुत ही एक्साइट हो गए होंगे, हमें कितनी सारी जानकारी मिली है कि हम ये किचन गार्डनिंग और होम गार्डनिंग खुद के घर में कैसे शुरू कर सकते हैं। मुझे एक चीज बताना है, मैंने जब शुरुआत की तब तो मैंने बोला कि ये हम अपार्टमेंट्स और फ्लैट्स में करेंगे, राइट? बट चाहे आप अपार्टमेंट में रहते हैं या आप बंगलों में रहते हैं, शुरुआत तो आप ऐसे ही करेंगे और इसके बाद हम जाएंगे एक स्पेशल एक्सपर्ट के पास जो हमारे साथ क्रीड़ा में जुड़े हुए हैं। इनका नाम है उर्मिल गाला। इनकी कंपनी का नाम है धैर्य एसेंशियल ऑयल्स। उर्मिल जी स्पेशल इसीलिए हैं क्योंकि वो तो थे मुंबई ड्वेलर, लेकिन कुछ सालों पहले उन्होंने खुद जाकर अपने गांव के पास खेती बाड़ी शुरू की। लेकिन खेती बाड़ी उनका प्राइमरी व्यवसाय तो नहीं है, उनका प्राइमरी व्यवसाय एजुकेशन में है। तो आज वो हमारे पास आए हैं हमें एजुकेट करने के लिए कि अगर हमारे पास थोड़ी सी ज्यादा जगह हो, एक बालकनी या एक ग्रिल से थोड़ी सी ज्यादा जगह हो, तो हम उसमें कैसे कुछ उगा सकते हैं, उसमें कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं अपना प्रोड्यूस, और कैसे उसमें फल फूल वगैरह सब उगाकर हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो उर्मिल भाई, ओवर टू यू। Yes, thank you, Trisha, and really an superb webinar by Meera Madam, and to see the small garden in a small balcony, which definitely suffice, और वो 2 जन के लिए आराम से उसमें 2 या 3 जन आराम से खाना मिल सकता है उसमें। और जो आज में हम लोग बात करेंगे कि हम कैसे हमारे जो अर्बन एरियाज है या जो मेट्रो सिटीज है, वहाँ पे जो बंगलोज है या बैकयार्ड्स है या जो बिल्डिंग के बड़ी बड़ी सोसाइटीज है उसके कंपाउंड्स है, नॉर्मली इन सब जगह पे हमारे पास जो गार्डन बनाते हैं वहाँ पे डेकोरेटिव गार्डन्स होते हैं। और ये जो पीरियड आया कोविड का लास्ट 3 महीने का, तो इसमें रियली सबको समझ आया कि अपने हम लोग जो वेजिटेबल्स खाते हैं उसका कितना बड़ा इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में, और इम्यूनिटी क्रिएट करने में तो सबसे बड़ा। तो वो जो जगह है आपके पास, उसको आप अलग अलग जगह से यूज कर सकते हैं तरह से, जैसे कि आपका अलग अलग जो एरियाज होता है। तो त्रिशा नेक्स्ट स्लाइड पे अगर लेके जाए, जैसे आप देख सकते हैं मैंने इसमें कुछ पिक्चर्स बताए हैं कि आप गमले में ब्रिंजल उगा सकते हैं, टोमेटोज उगा सकते हैं, कैप्सिकम है, ये सब डेफिनेटली आपके कंपाउंड या सोसाइटी के वॉल के अंदर ये सब उग सकता है। उसमें आपको थोड़ी थोड़ी चीजें ध्यान रखनी है, जैसे आपको ऑलरेडी मीरा मैडम ने बताया कि जो कंपोस्ट है, वो हमारे नेक्स्ट स्पीकर भी आपको कंपोस्ट में डिटेल में बताएंगे कि कैसे आपको कंपोस्ट बनाना है और कैसे उसको यूज करना है। और आपके जो कंपाउंड एरिया होता है, अभी ये आप जो टेरेस पे करेंगे तो आपको गमले या अलग अलग पॉट्स यूज करने पड़ेंगे। अभी जो आपका कंपाउंड एरिया अगर जो मिट्टी है, अगर मिट्टी में यूज करेंगे तो बहुत अच्छा आपको यील्ड भी मिलेगा, डेफिनेटली गमले से थोड़ा ज्यादा मिलेगा आपको। तो वहां पे आपको ध्यान रखना है कि कहीं पे उसमें पेस्ट नहीं लग रहा है। और ये पूरा जो फार्मिंग है, जो हम लोग पहले सेशन में बताया और अभी भी, ये 100% ऑर्गेनिक होगा। और जिस दिन आपको ऑर्गेनिक का टेस्ट जो लग जाएगा जबान पर, आप उसको छोड़ेंगे नहीं, और हमेशा घड़ी घड़ी आपको वो ऑर्गेनिक खाने का मजा लेना होगा। क्योंकि क्या हुआ है, इतने सालों से मैंने भी ये महसूस किया पिछले 1 साल में कि हम लोग ऑलरेडी जो फूड्स खा रहे हैं वो सब इनऑर्गेनिक थे, और जैसे ऑर्गेनिक हम लोग चीज खाते हैं उसका जो टेस्ट और उसका जो फ्लेवर और फ्रेग्रेंस आता है वो पूरा अलग होता है। और वही मजा लेने के लिए आप अपने कंपाउंड में, सोसाइटी कंपाउंड, टेरेस में ये सब जो वेजिटेबल्स है या फ्रूट्स है, इसमें कई सारे फ्रूट्स भी आप लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मस्कमेलन है, वाटरमेलन है, फिर ऑरेंजेस है, इवन लेमन है, ये भी आप अपने घर के जो कंपाउंड है उसमें लगा सकते हैं। इवन आप गमले में भी लगा सकते हैं, अगर गमला आपका बड़ा हो, गमला यानी कोई भी पॉट रहेगा, वो पॉट बड़ा रहेगा तो उसमें भी आप वो यूज करके लगा सकते हैं। फिर इवन जो एक्सोटिक फ्रूट्स है, तो बट वो क्या, थोड़ा बहुत बॉम्बे का क्लाइमेट कई बार कंड्यूसिव नहीं होता है या शहरों का नहीं होता है, तो वो डिफिकल्ट होता है ग्रो करने में। बट उसको फिर आपको थोड़ा कवरिंग या नेट कवरिंग, क्लाइमेटिक कंडीशन देना, बट उसमें मेहनत थोड़ी बढ़ जाएगी, बट वो भी आप उगा के उसका भी बेनिफिट आप ले सकते हैं। त्रिशा नेक्स्ट स्लाइड। ये जस्ट एग्जांपल्स है कि आपके कंपाउंड में आप कैसे उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं।
अभी इसका बताने का एक जरिया ये है कि जैसे आपका बंगलों का कंपाउंड हो या सोसाइटी का कंपाउंड है, वहां पे रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी और आपको कंटिन्यूस रिक्वायरमेंट होगी, तो उसमें क्या करना है, आपको एक ही लाइन आज लगाई, जैसे टोमेटो है या कैबेज है, कैबेज का आज आपने एक सीड सो किया एक लाइन में, जहाँ पे आपको 25 to 30 कैबेजेस पर डे मिलेंगे, वही आपको रिपीट करना है 10 दिन के बाद। ऐसे ही आपको रिपीट करते जाना है छोटे छोटे एरिया में, तो राउंड द ईयर आपकी पूरी सोसाइटी को या बंगलों में आपके जो नेबर्स है उनको राउंड द ईयर वो वेजिटेबल का प्रोडक्शन मिले। और ये करना कोई बड़ी बात नहीं है, ये इजीली सुबह का 1-1.5-2 घंटे का काम है, और उसमें आप अपनी सोसाइटी में या डिवाइड भी कर सकते हैं कि भाई आज ये आप हैंडल कर लो, आप वो हैंडल कर लो, और ये बहुत इजीली पॉसिबल है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अभी बहुत सारे क्रीपर्स आते हैं। क्रीपर्स यानी क्या होता है, जैसे आपका बॉटल गॉर्ड है या दूधी है, फिर तुलिया है, फिर क्यूकम्बर है, मस्कमेलन है। मस्कमेलन और वाटरमेलन को तो आप क्लाइम नहीं कर रहे, उनको नीचे जमीन पे स्प्रेड करना पड़ता है, बाकी सबको आपको क्लाइम करके रखेंगे, तो उसके लिए आपको कोई मार्केट से चीज लेने की जरूरत नहीं है। घर में कोई भी लकड़ी होगी या सलिया होगा या कोई भी पुरानी चीज होगी जो लंबी होगी, उस पर ही आप लगा के उसको उगा सकते हैं, और वो क्रीपर ऊपर चढ़ता जाएगा और अकॉर्डिंगली आपको फ्रूट देगा। अभी ये जो भी क्रीपर्स है, नॉर्मली ये सब क्रीपर्स जो क्रॉप टाइमिंग है इनका 90 डेज का ही होता है, और 90 डेज में ये अपना क्रॉप कंप्लीट करते हैं, तो उस हिसाब से आपको उसमें प्लान करना है। और कोई भी आप वेजिटेबल्स या फ्रूट्स ग्रो करेंगे, ये नॉर्मली 90 to 120 डेज या मैक्सिमम 130 डेज के साइकिल पे होते हैं, और वो साइकिल के हिसाब से आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जैसे अगर आप 2 टोमेटो के अगर सीड्स डालते हैं और 1-2 जो उसके पौधे आएंगे, वो करीब आपको एक समय में अराउंड 15-20 किलो का आपको टोमेटोज दे देंगे, और वो थोड़े थोड़े समय पे, यानी कभी 1 किलो या 2 किलो आएगा पर डे, या दूसरे दिन 2-3 किलो, ऐसा आपको वो 10 दिन तक वो फल देता रहेगा, यानी टोटल आपका 15-20 किलो का आपका फल हो जाता है। तो सेम में आपको रेगुलरली उसकी प्लान करके आप उसका प्लांटिंग कर सकते हैं, और घर में ही आपके वेजिटेबल्स या अपनी सोसाइटी के लिए प्रोड्यूस कर सकते हैं, जो 100% ऑर्गेनिक, हाईली न्यूट्रिशियस, और आपका इम्यून वुड बी सुपर हाई। आज की तारीख में जो हमको रिक्वायरमेंट है इम्यूनिटी बढ़ाना है, इसके साथ मीरा मैडम ने बहुत अच्छी बात बताई, जो उन्होंने हर्ब्स बताए हैं, जैसे उन्होंने बेसिल बताया, तो बेसिल इज वेरी गुड, बेसिल आप उगा सकते हैं, इवन लेमन ग्रास है, फॉर दैट मैटर ये 2-3 जो है, इवन देयर आर फ्यू मोर हर्ब्स जो मैं बाद में आपसे शेयर कर सकता हूँ। वो हर्ब्स भी आप उगाएंगे तो नेचुरली आपको जो बेनिफिट मिलेगा, इवन आदू है, अदरक भी आप घर पे उगा सकते हैं, उसका जो रेगुलर आप अदरक मार्केट से लेके आते हो, उसमें एक आपको जो रूट है वो बचा के रखना है, और उसको आपको जस्ट जमीन में अपने पौधे में या कुंडे में डाल दिया, तो आपको इमीडिएटली अगले 3 महीने में आपको रेगुलर अदरक भी मिलना चालू हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हाँ, यहाँ पे मैंने कई ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स का, डेफिनेटली ये गुजराती है तो मैं नाम लेके थोड़ा थोड़ा बता दूंगा। ये सब जो पेस्टिसाइड्स है, ये नॉर्मली इस पे जो लिखा है, ये सब 1 एकड़ के कैलकुलेशन पे है, जिसको आपको 1/10 कर देना है, और 1/10 करेंगे उतना आपको यूज करना है। ये दिस आर ऑल प्रिवेंटिव मेजर्स के, जो कोई भी कीड़ा अगर लगता है, क्योंकि नॉर्मली अगर बालकनी में तो इतने आपको कीड़े वगैरह नहीं लगेंगे, बट जब भी आप कंपाउंड या सोसाइटी के कंपाउंड में करेंगे तो कोई ना कोई पेस्ट उसको अट्रैक्ट करेगा, और वो पेस्ट को उसको अवॉइड करने के लिए आपको ये स्प्रे करने होंगे। जैसे छाछ है, वो घर से मिल जाएगी आपको, वो उसको थोड़ा खट्टा होने देना है, 1 या 2 दिन आप रख दोगे तो खट्टी हो जाएगी, और वो खट्टी छाछ को आप यूज कर सकते हैं फॉर स्प्रेइंग। तो उसके फंगीसाइड्स का काम करती है, यानी काफी फंगीसाइड्स आपके नहीं आएंगे और उसको अट्रैक्ट नहीं होगा। जिसमें एक नीम अस्त्र लिखा है मैंने, तो नीम अस्त्र जो है वो आपको नीम के पत्ते लेने हैं, पानी लेना है, और उसको आपको, और ये जो सेंद्रीय खातर होता है या जो काउडंग होता है, जो वेट काउडंग है, वो काउडंग यूज करके उसमें मिक्स करना है, 2 दिन अब उसको रख देना है, दैट इज 48 आवर्स, और उसके बाद डायरेक्टली उसको स्प्रे करना है। बिकॉज नीम कड़वा होता है, और कड़वा अगर कोई पत्ते के ऊपर लेयर चढ़ जाता है तो कोई भी कीड़े जो उसको अगर खाने जाते हैं उनको कड़वा लगता है। जैसे हमको भी अगर कोई चीज खानी है, कोई हमको करेला दे तो हम लोग करेला नहीं खाएंगे, बट अगर स्वीट को या काकड़ी दे हम लोग पहले खा लेंगे। सिमिलरली कीड़ों को भी अगर मीठा या स्वीट रहेगा वो पसंद आता है, तो अगर उसके ऊपर कड़वा लेयर आ जाता है तो वो इजीली वो कीड़ा नहीं खाता है। और
सोसाइटी का कंपाउंड या बंगलों का इसमें करने में आपको बहुत आसानी होगी करने में, और ये पीरियड राइटली यूटिलाइज करेंगे तो इसमें आपको डेफिनेटली पता चलेगा कि ऑर्गेनिक फूड और नेचुरल फूड खाने में कितना मजा आता है। जैसे त्रिशा ने बताया और मीरा मैडम ने कि हम लोग बॉम्बे में रहते हैं, तो हमको पता है कि हमारे पास जो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स आते हैं वो कहाँ और कैसे उग के आते हैं। उसके डिटेल में मैं भी नहीं जाऊंगा क्योंकि आपको पता है वो कैसे होते हैं, बट ये अगर आप घर पे उगाते हो तो दैट गिव्स एक बड़ा सेटिस्फाइड मिलता है। एक खुद की उगाई हुई चीज है प्लस 100% नेचुरल है, और काफी घर की चीज, आपको कोई नई चीज भी लेके मार्केट से नहीं आनी है, घर की चीजों से ही आपको काफी चीज उगा के मिल सकती है। नेक्स्ट, इसके बारे में आपको अगर कुछ भी क्वेरीज रहेगा कंपाउंड वॉल के और इसमें कुछ उगाने के लिए, तो आप डेफिनेटली हमको क्रीडा को जो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप से उस पर आप क्वेश्चंस डाल दीजिए और हम आपके हर क्वेश्चंस का आंसर दे देंगे। थैंक यू सो मच उर्मिल भाई। वो मेरे लिए भी इतना एनलाइटनिंग था कि कैसे मैं एक सरिये के जरिए अपने क्रीपर को फुल सपोर्ट दे सकती हूँ, मैं कैसे एक छोटे से कंपाउंड में इतना सारा ग्रो कर सकती हूँ कि न सिर्फ मेरा लेकिन मेरे आस पड़ोस के लोगों का भी सब रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो सकता है। थैंक यू सो मच टाइम के लिए। वेलकम। हम आगे बढ़ते हैं, इसी को लेकर हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले एक सूचना है। आप सब अगर YouTube पर हमारे साथ कनेक्टेड हैं तो आप देख रहे होंगे कि चैट बॉक्स में काफी क्वेश्चंस आ रहे हैं। हम ये सारे क्वेश्चंस का नोट ले रहे हैं, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। हमारे वेबिनार की आखिरी हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स हमने सिर्फ क्वेश्चन एंड आंसर्स के लिए ली है, तो प्लीज वहां हमारे क्वेश्चंस, आपके सबके क्वेश्चंस डालते रहिए। हमारे वॉलंटियर्स कुछ ऑलरेडी वो चैट चेक कर रहे हैं, आपके क्वेश्चन सब नोट किए जा रहे हैं और हम ये सारे क्वेश्चंस आंसर करने की पूरी कोशिश करेंगे। और जिनको वो एक बिटली लिंक जो चैट पर शेयर की जा रही है उसके बारे में एक छोटा सा नोट बिफोर आई हैंड ओवर टू चंदन जी। वो नोट ये है कि ये बिटली लिंक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स की लिंक है। आप प्लीज अपने एरिया के हिसाब से व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहां न केवल ऐसे वेबिनार्स के बारे में लेकिन काफी सारे दूसरे क्वेश्चन आंसर्स, टिप्स, ट्रिक्स हम शेयर करते रहेंगे ऑन अ रेगुलर बेसिस। इन एडिशन हम बहुत ही जल्दी अपने सीड्स प्रोवाइड करने वाले हैं थ्रू क्रीडा, और दूसरी कई ऐसी सर्विसेज हम प्रोवाइड करने वाले हैं। तो इस सब का इंफॉर्मेशन आपको व्हाट्सएप के जरिए मिलेगा, तो आपका व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए आपके एरिया के हिसाब से। नाउ मूविंग ऑन, हमारा पार्ट 3 इस वेबिनार का आखिरी पड़ाव तो मैं नहीं कह सकती हूँ क्योंकि क्वेश्चन एंड आंसर्स हमारे बाकी हैं, लेकिन सेकंड लास्ट पड़ाव जहां हम जानेंगे, अच्छा अब तो हमने समझ लिया कि घर पे ग्रो करना है या कंपाउंड में ग्रो करना है तो कैसे ग्रो करना चाहिए, लेकिन ये ग्रोथ कंप्लीट फुल 100% सक्सेसफुल हो ऐसा अगर हमें प्रयत्न करना है, ऐसा अगर हमें कोशिश करना है, तो हमें कुछ तो टिप्स, ट्रिक्स, कुछ तो नुस्खे चाहिए। तो वो नुस्खे लेकर आ रहे हैं चंदन बदौर। चंदन बदौर मास्टर्स ने एमएससी की है और इनका बैकग्राउंड पूरा बायोलॉजी, एग्रीकल्चर इसी सब में है और अभी भी वो रिसर्च काफी कर रहे हैं इन फील्ड्स में। तो ये हमारे रेसिडेंट इन हाउस एक्सपर्ट हैं, जैसे उर्मिल जी भी थे। तो विदाउट मच फर्दर अडू, चंदन जी व्हाई डोंट यू प्लीज जॉइन अस और हमारे व्यूअर्स को प्लीज समझाइए कि उनके गार्डन्स के लिए, उनके गार्डन्स को सक्सेसफुल बनाने के लिए वो लोग क्या क्या कर सकते हैं। थैंक यू त्रिशा। जैसे अभी आपने मीना मैडम को सुना और उर्मिल भाई को सुना कि हम लोग कैसे छोटे से एरिया में हम लोग इतना कुछ ग्रो कर सकते हैं, या फिर आपके पास बड़ा बंगलो टाइप है या थोड़ा सा बड़ा एरिया है तो उसमें आप कैसे ग्रो कर सकते हैं। तो आपने ये तो देख लिया कि आपने सीड से स्टार्ट किया, आपने बाद में क्रीपर्स थ्रू बड़े इसमें बड़े बड़े पैमाने पे आपने ग्रो किया, बट आपने बीच में कहीं सुना होगा कि कोकोपीट जैसा कोई वर्ड या सॉइल्स, उसका प्रपोर्शन, इन सब के लिए वो सब चीजें भी जरूरत है। तो आइए हम लोग एक छोटी सी नजर डालते हैं उस पे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो आपने जब कोकोपीट सुना तो कोकोपीट क्या है? जब आप नारियल का देखते हो, जो नारियल का भूसे जैसा जो चीज आता है, जो हेयर्स बोलते हैं, नारियल के जो फाइबर्स रहते हैं उनको हम लोग कोकोपीट कहते हैं। उसका इम्पोर्टेंस ये है कि कोकोपीट
और सॉइल का प्रोपोर्शन सेम होना चाहिए, उसका एक प्रोपोर्शन लेवल रहता है जिससे ग्रोथ अच्छी होती है। दूसरा सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है कि वो पानी को पकड़ के रखेगा, उसकी वाटर होल्डिंग बहुत ज्यादा अच्छी है। तीसरी बात है, हम लोग बचपन से सुनते आए हैं कि कोकोनट हमारा कल्पवृक्ष है। सो इसके अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी भरपूर है। फास्ट जर्मिनेशन, जैसे अभी मीरा मैडम ने अपनी स्लाइड्स में दिखाया ही था कि उनके पास जो कोकोपीट में है तो उसके स्प्राउट्स कैसे निकल आए, कितने फटाफट वो ग्रो हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें अच्छी मात्रा में न्यूट्रिएंट्स और मॉइस्चर उनको अवेलेबिलिटी हो रही है, इसलिए अच्छे से ग्रो हो पा रहे हैं और फास्ट जर्मिनेट हो पा रहे हैं। चौथा है, ये एक लाइट वेट चीज है, बहुत ही लाइट वेट है, इजीली अवेलेबल मार्केट्स में भी मिलता है। और अगर आपके पास नहीं है तो आप छोटे पैमाने पे उसको, जब आपके घर नारियल आता है तो उसको यूज कर सकते हो। बट अगर आपको बड़े पैमाने पे आपको जैसे गार्डनिंग करना है, होम गार्डनिंग करना है, तो उसके लिए बाहर से भी मिल सकता है। और इसके अलावा इसके अंदर हवा का आवागमन बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उससे मॉइस्चर बचा रहेगा। और तीसरी बात, जो मिट्टी से होने वाली बीमारियां हैं, जैसे हम लोग बीज बोते हैं तो ऐसे कुछ तत्व मिट्टी के अंदर भी रहते हैं जिससे बीज बीज से ही वो बीमारी अपने पौधे तक पहुंच सकती है। तो कोकोपीट से वो चीज भी हल हो जाएगी। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। क्या, तो देखिए, आप जब मार्केट से उसका पूरा लॉफ लेते हो तो वो कुछ इस तरह से दिखता है, और आपको प्रोसेस करने के बाद उसके अंदर आपको थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा मिट्टी, एक प्रोपोर्शन में, मैं आगे उसका प्रोपोर्शन बताने वाला हूँ, एक प्रोपोर्शन में उसको मिक्सचर करके आप राइट साइड में देख सकते हो कि वो ऐसा मिक्सचर है। देन उसके बाद ही हम लोग को यूज कर सकते हैं वो। एक लोग से लगभग कम से कम आधा से 1 किलो का अगर आप लोग लेते हो तो उससे कम से कम आपकी 10 से 15 बास्केट्स भर जाएंगे, इतना क्वांटिटी में वो फूल जाता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। या, अभी हमने तो बात कर ली कोकोपीट की, और अभी हम आएंगे कंपोस्ट पे। अभी कंपोस्ट क्या है, आप अब जो जो भी चीज आप घर पे बना रहे हो, आपका छिलका है या फिर आप उसको फेंक देते हैं, सो ऑर्गेनिक मैटर जो डिकम्पोज होता है उसको कंपोस्ट हम लोग कहते हैं। ऑर्गेनिक मैटर का मतलब है आपका छिलका या फिर आपका किचन का जो वेस्ट है वो, क्योंकि उसके छिलके के अंदर बहुत ही सारे न्यूट्रिएंट्स रहते हैं जो सॉइल में फिर से आ सकते हैं। और जो छिलका है उसके अंदर एक एंजाइम्स, उसका जो लिक्विड रहता है जिसके अंदर से उसका जो प्रोटीन रहता है छिलके के अंदर, और माइक्रोन्यूट्रिएंट रहते हैं, उससे आपका जो सॉइल है, उससे आपका जो कंपोस्ट है उसका न्यूट्रिएंट मिलेगा। आपने कहीं तो सुना रहेगा कि आपके न्यूट्रिएंट्स में आपको लगता है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, एनपीके। सो ये तीनों चीजें और अलग से बाकी के जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है वो आपको इसी कंपोस्ट में से मिल जाएंगे। आगे हम लोग को अगर कंपोस्ट का मेन्यू प्रोसेस देखना है तो आप जुड़िए हमारे दूसरे वेबिनार में, वहाँ पे आपको डिटेल में बताया जाएगा कि कंपोस्ट कैसे बनाते हैं और क्यों बनाते हैं। या, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अभी हम देखेंगे कि कंपोस्ट क्यों जरूरी है, वो कंपोस्ट क्या करता है हमारे लिए। सबसे पहली चीज जो ऑर्गेनिक मैटर है, आप एक चीज सब लोग ध्यान रखिएगा कि जो आप ग्रो कर रहे हो उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ऑर्गेनिक मैटर का मतलब है जो छिलके में से ऑर्गन, मतलब जो ऑर्गेनिक मैटर जो मिलता है उसके जो तत्व रहते हैं उसी को हम ऑर्गेनिक बोलते हैं, ताकि हम लोग को बाहर से कोई केमिकल फर्टिलाइजर यूज करना ना पड़े। और ये क्या करता है कि आपकी जो सॉइल की फर्टिलिटी है, मतलब जो उपज करने की जो ताकत है उसको बढ़ाएगा। दूसरी बात, कंपोस्ट से आपके जो प्लांट की इम्यूनिटी है वो भी बढ़ेगी, ताकि वो आने वाले जो कीड़े हैं, पेस्ट है, उससे वो बच पाए। कंपोस्ट का इम्यूनिटी का मतलब है, जैसे आप जब बचपन में आप बहुत छोटे हो और लोग कहते हैं कि माँ के दूध से आपको इम्यूनिटी मिलती है, और आप अलग अलग ऐसी चीजें खाएंगे जिससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है, जो आप बड़े होने के बाद आपको काम होता है। सेम चीज कंपोस्ट में बीज के लिए ये उपयोगिता है। इम्प्रूव रूट डेवलपमेंट, मतलब जब आप कंपोस्ट यूज करते हो तो उसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल है, तो जो आपके रूट्स है, जो आपके मूलिया है, जो आपके रूट्स है वो बहुत ही अच्छे से डेवलप होंगे और उसकी वजह से आपका प्लांट हेल्दी रहेगा। दूसरा चीज,
रिडक्शन इन गार्बेज वॉल्यूम, इसका मतलब ये है कि आप जो गार्बेज फेंक रहे हो उस गार्बेज को फेंकने की बजाय आप उसे यूज कर सकते हो। ये एक अच्छा सा यूज है जिससे हम लोग कंपोस्ट बनाते हैं और उसके अंदर का न्यूट्रिएंट्स भी यूज करते हैं। सो इसका दूसरा लास्ट पॉइंट है कि सेव द मनी। आप जो फर्टिलाइजर पे आप जो पैसे इस्तेमाल कर रहे हो वो आप बचा रहे हो। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। या अभी एक आइडियल कंपोस्ट क्या रहता है, कंपोस्ट एक्चुअली होता क्या है? तीन चीज अलग अलग, दो चीजों से मिक्सचर से बनता है एक कंपोस्ट, जैसे कि एक ब्राउन और ग्रीन। ग्रीन में भी आप देखोगे कि ग्रास है या फिर आपका किचन वेस्ट है, और ब्राउन में देखोगे आपका जो ब्राउन हुए हुए लीव्स हैं, कुछ टहनियां हैं, उसको मिक्स करने के बाद हम लोग उसके कुछ प्रोसेस रहती है, थोड़ा सा वाटर, थोड़ी सी हवा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो ऑलरेडी प्रेजेंट ही है सॉइल के अंदर, उसके उससे वो बनेगा कंपोस्ट। और कंपोस्ट का एक सबसे खास चीज है, उसको ढक के रखना है ताकि हीट मिल पाए इन सब ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करने के लिए, ताकि वो हमारे टहनियों को कंपोस्ट में कन्वर्ट कर पाए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अभी हमने कंपोस्ट तो देख लिया, कोकोपीट भी देख लिया, अभी हम लोग जीवामृत का बात करेंगे। जीवामृत एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसके अनेक बेनिफिट्स है, बहुत सारे उपयोगिता है इसकी। जीवामृत एक लिक्विड ऑर्गेनिक, जैसे हम लोग ने कंपोस्ट देखा कि वो सॉलिड ऑर्गेनिक मैन्योर है, सॉलिड सॉलिड खातर है, जैसे हम लोग लिक्विड की बात करें तो उसमें जीवामृत का नाम सबसे पहले आता है। सेम चीज जैसे कि नेचुरल कार्बन है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम इससे बहुत ही ज्यादा मात्रा में भरा हुआ रहता है। इसका भी हम लोग आगे हम लोग के वेबिनार्स में, और आप क्वेश्चंस भी पूछ सकते हो उसमें, हम लोग आपको जरूर आंसर करेंगे कि कैसे इसको बनाते हैं और कैसे इसका उपयोग होता है। और इसके अंदर के जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है वो क्रॉप्स के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, क्योंकि कोई भी चीज अगर लिक्विड फॉर्म में रहती है तो वो प्लांट बहुत ही जल्दी से और बहुत ही अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाएगा, और आपकी प्लांट की ग्रोथ और आपके प्लांट हेल्दी रहेगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। या जब हम लोग ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड की बात करते हैं तो आपने फोटो से तो अंदाजा लगा ही लिया होगा कि आपके मन में कौन सी बात आई है। यस, नीमा। उर्मिल भाई ने अपने स्लाइड में बताया था कि नीमास्त्र, अग्नियास्त्र, ब्रह्मास्त्र ये सारे ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स है, बट इसके उपयोग का भी एक समय है, इसके उपयोग का भी एक डाइल्यूशन है जिसकी मात्रा में इसको उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अभी हम देखते हैं कि घर पे आप अगर इतनी अच्छी अच्छी चीजें, माइक्रो ग्रीन्स है, आपका घर का उगाया हुआ सारी चीज है वो आप खा रहे हो, तो बेशक आपके अलावा बहुत सारे चीजें, बहुत सारे जंतु होंगे जो भी उसको प्रेरित करेंगे, उनको भी ऐसा लगता होगा कि हमें भी वो खाना चाहिए, और वो खाते हैं। बट उनसे बचाव के लिए हमें ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड यूज करना है। ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स का मूल मंत्र यही है कि इन्हें हमें इन जंतुओं को मारना नहीं है, बस इन्हें इनसे दूर रखना है। सबसे पहला हम लोग बोलते हैं सॉल्ट स्प्रे। जो स्पाइडर आते हैं, जो व्हाइट कलर के बग्स आते हैं उसके ऊपर, तो वो सॉल्ट स्प्रे मतलब जो 2 टेबलस्पून हम लोग के पास जो घर पे सॉल्ट स्प्रे है, और उसके अंदर 1 गैलन ऑफ वाटर में मिक्स करके उसको अच्छे से घोलें, 1-2 घंटे के लिए उसको रखें, एंड देन आप उस पर स्प्रे करिए ताकि उस पर सॉल्ट की परत आ जाएगी। दूसरा आप यूज कर सकते हैं सिट्रस ऑयल। अब आप कहेंगे कि सिट्रस ऑयल मुझे कहाँ से मिलेगा? जो आप नींबू जो यूज करते हो, आप संतरा जो यूज करते हो, आप जब उसको स्क्वैश करोगे तो उसके अंदर से स्प्रे जैसा एक मटेरियल निकलता है, उसको आप क्या करिएगा, पानी में डुबा के रखिए ताकि उसका जो ऑयल है वो एक्सट्रैक्ट हो जाए, और उसके बाद 10 ड्रॉप उस ऑयल का लिए और 1 कप गर्म पानी में डाल के उसको स्प्रे कर दे, ताकि ये जो चींटियां आती हैं उन सब से इनको दूर रखेगा। तीसरा है नीम। अभी हम देखते हैं कि नीम पूर्वजों के काल से हम लोग को बताया जा रहा है कि ये बहुत ही पावरफुल पेस्टिसाइड्स है। इसके अंदर सिर्फ नीम अकेले के अंदर 50 नेचुरल इंसेक्टिसाइड्स का पावर होता है, जिसका डाइल्यूशन है 15 ml नीम एक्सट्रैक्ट, जो आप नीम का काढ़ा बोलते हो। नीम का काढ़ा 15 ml नीम का काढ़ा 1 लीटर गर्म पानी में डालिए और उसे स्प्रे कर दीजिए।
ये सिर्फ घरगुतु है, जैसे कि आप बालकनी का बोल रहे हो, अगर आपके पास बड़ा सा फार्म है या फिर बड़ा सा बैकयार्ड है, तो इसके अंदर आप थोड़ा सा ऑयल का क्वांटिटी भी डाल सकते हो, ताकि वो एक परत बन जाए आपकी लीफ के ऊपर और आपका प्लांट ना सड़े। तीसरा है यूकैलिप्टस ऑयल। इसकी सबसे खास बात है कि हमें बचपन से इसकी स्मेल बहुत ही ज्यादा पसंद है, और ये एक परफेक्ट पेस्टिसाइड है। जो मक्खियां आती हैं और जो फ्लाई आते हैं आपके पास, उन सबको इससे दूर रखे, और इस ये सेम चीज, इसका भी परत आपकी लीफ के ऊपर आ जाएगी और अच्छे से आपका प्लांट सस्टेन कर पाएगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हाँ, तो बस यहाँ तक हम लोग ने देखा कि माइक्रो ग्रीन्स कैसे हैं। अब बड़े छोटे पैमाने पे आप कैसे कर सकते हो, अगर आपके पास बड़ी जगह है तो आप कैसे कर सकते हो। तो आपको मटेरियल भी मिल गया है कि कंपोस्ट कौन सा यूज करना है, कोकोपीट कैसे यूज करना है। सो बस अब अभी ये जैसे ही वेबिनार खत्म होता है, आप अपने घर पे ये सब स्टार्ट करिए। आप शुद्ध खाएं, स्वस्थ रहें, और अपने अन्न को जानिए कि आपका अन्न कहाँ से आ रहा है। ये आपके बच्चों के लिए भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि उनको भी पता होना चाहिए कि आपका जो अन्न है वो कहाँ से आ रहा है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। या आप कुदरत के साथ अगर आपको जुड़ना है तो आप क्रीडा के साथ भी जुड़ जाओ। क्रीडा एक माध्यम है। थैंक यू क्रीडा, आपने हमें ऐसा प्लेटफॉर्म दिया और एक ऐसा इनिशिएटिव दिया ग्रो एट होम का, जिससे हम लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि जैसे अभी कोविड-19 का हम लोग ने देखा कि उर्मिल भाई ने भी बताया कि इस चीज ने हमें खाने की इम्पोर्टेंस सिखाई है और कुदरत के साथ जुड़ने का एक अवसर दिया है, ताकि आगे से हम जो गलतियां कर चुके हैं कुदरत के साथ, वो हम लोग ना दोहराएं और हम इसके साथ जुड़ जाएं। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू त्रिशा। ओवर टू यू। थैंक यू सो मच चंदन भाई। वो तो मेरे लिए भी कितना आई ओपनिंग था। मतलब जस्ट इमेजिन, मेरे भी प्लांट्स में जब छोटे छोटे कीड़े लगते थे तो मैं हमेशा सोचती थी कि अब इसका क्या किया जाए, और मोस्टली तो वो बेचारे प्लांट्स मर जाते थे। मुझे क्या पता था कि अंदर किचन में जाके थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा पानी मिक्स करके मैं इतना सारा उसको हेल्प कर पाऊंगी। तो आपने जो हमें टिप्स दी, वेदर इट वाज अबाउट कि खाद कैसे बनानी है या कैसे यूज करनी है, या पेस्टिसाइड्स, नेचुरल पेस्टिसाइड्स कैसे यूज करने हैं, वो बहुत ही इंटेलिजेंट थे और मुझे तो बड़ा मजा आया। तो इसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं अपने तो एक मेरे तरफ से छोटा सा मैसेज, मतलब इतने सारे बड़े बड़े लोगों ने बात तो कर ली है, लेकिन मेरे तरफ से भी छोटा सा मैसेज। वैसे तो एनी टाइम इज अ गुड टाइम टू ग्रो प्लांट्स एट होम। आपको घर में प्लांट्स ग्रो करने हो तो आप कभी भी शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन अभी क्या है, बाहर बारिश हो रही है, मॉनसून सीजन चल रहा है। मेरे हिसाब से ये बेस्ट टाइम होता है ग्रोथ के लिए। आप जानते हैं क्यों? कभी कभी है ना, पानी देना नहीं पड़ता है, क्योंकि बारिश के पानी से वो खुद ब खुद सींच जाते हैं। तो डेफिनेटली आज ही जाइए, सब खुद का होम गार्डन शुरू कीजिए। जैसे मीरा मैम ने बताया कि सबसे पहले आपके सीड्स जो हैं उन सबको तैयार कीजिए, और फिर वहां से स्लोली स्लोली धीरे धीरे करते आगे बढ़ते जाइए। बिफोर हम Q&A में जाएं, उसके पहले मुझे अपने हमारे ऑर्गेनाइजेशन के थोड़े से सोशल हैंडल्स वगैरह स्क्रीन पर डालने थे। आप हमें प्लीज इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम और फेसबुक हैंडल्स आपके स्क्रीन पर आपके सामने हैं। एडिशनली, जैसे मैं पहले बता रही थी कि हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, ये एरिया सेंट्रिक व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, ताकि आप एक दूसरे का सहारा बन सकें इस होम गार्डनिंग के जर्नी में, एक दूसरे की मदद ले सकें और एक दूसरे को मदद कर सकें। इन एडिशन ऑफ कोर्स, जैसे मैंने बताया, हमारे भी तरफ से इसमें बहुत सारी मेहनत होगी, क्योंकि हम कोशिश करने वाले हैं कि आप सब तक सीड्स पहुंचाए जाएं, आप सब तक कोकोपीट पहुंचाई जाए। जितना हो सके उतना आपको ऑर्गेनिक ग्रोइंग में हम सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो ये सब इंफॉर्मेशन व्हाट्सएप के जरिए होगा। हमारे वॉलंटियर टीम्स ने चैट पर भी इस व्हाट्सएप का लिंक डाला हुआ है, तो आप वहीं से क्लिक करके जा सकते हैं, और या तो अपने वेब ब्राउजर में ये लिंक डाल दीजिए, टाइप कर लीजिए, और ये व्हाट्सएप का हमारा ग्रुप का लिस्ट खुल जाएगा, और वहां से आप अपने रेलेवेंट व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन कर सकते हैं। एक छोटा सा नोट है, अगर आप ये लिंक टाइप कर रहे हैं तो क्रीडा का K और ग्रो का G जरूर कैपिटल रखिएगा। वो अगर स्मॉल कर देंगे तो वो लिंक फेल हो जाएगा। तो इसके साथ हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं,
लेकिन क्वेश्चंस के साथ आगे जाने से पहले 1-2 मिनट मैं समय लूंगी पूरा ये संक्षेप में जो हमने पिछले 1 आवर में सुना है, इस वेबिनार का एक छोटा सा समरी मैं देना चाहूंगी। तो सबसे पहले हमने शुरुआत की मीरा जी से, जिन्होंने हमें बताया कि एक छोटे से घर में, छोटे से अपार्टमेंट में खुद का होम गार्डन कैसे किया जा सकता है। लेकिन इसके लर्निंग्स आप बड़े बंगलो, बड़े गार्डन, बड़े कंपाउंड के लिए भी ले सकते हैं। इन्होंने हमें इन डेप्थ बताया कि कैसे कोकोपीट, सॉइल, मैन्योर ये सब मिक्स करके, लेयरिंग करके हमें शुरुआत करनी है सीड्स को ग्रो करने की। वहां से हमें सीड्स को कैसे स्प्राउट करना है, सीड्स को कैसे ट्रांसप्लांट करना है, इसके बारे में इन्होंने हमें समझाया। और हमें ऑफ कोर्स विशेष टिप्पणी दी कि ये माइक्रो हर्ब्स जो बनते हैं, जो सबसे पहले बनते हैं, उससे हमारे सारे खाद्य पदार्थ कैसे एक्साइटिंग, कैसे एनरिच्ड, कैसे न्यूट्रिशियस बन सकते हैं। After that, we moved on to talking about with उर्मिल भाई। उर्मिल भाई ने हमें बताया कि इसको हम बड़े पैमाने में, थोड़े से बड़े पैमाने में अपने बंगलों के या रो हाउस के या बिल्डिंग के कंपाउंड में या बिल्डिंग के टेरेस पर भी कैसे आगे ले जा सकते हैं, ताकि न केवल हमारा लेकिन हमारे आस पड़ोसियों का भी बेसिक वेजिटेबल और हर्ब रिक्वायरमेंट फुलफिल हो सके। उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट आई चंदन भाई। इन्होंने हमें बताया कि कैसे नेचुरल तरीकों से, नेचुरल फर्टिलाइजर्स, नेचुरल पेस्टिसाइड्स, न कि कोई भी केमिकल यूज किए बिना हम ये सब ग्रो कैसे कर सकते हैं, हम इसको कैसे सक्सेसफुल बना सकते हैं, राइट। तो ये था हमारा आज का मेन सेमिनार। मैं मेरी तरफ से 2 वाक्य कहना चाहूंगी। वो है कि मेरे लिए पर्सनली गार्डनिंग एक बहुत ही सूदिंग और कामिंग एक्टिविटी है। मैं वर्किंग प्रोफेशनल हूँ, मैं एडवर्टाइजिंग में काम करती हूँ, और जब पूरे दिन के स्ट्रेस के बाद मैं घर पे आती हूँ और मेरे प्लांट्स को देखती हूँ और उनसे 2-5 प्यार भरे शब्द बोलती हूँ, थोड़ी सी उनसे बातें कर लेती हूँ, तो मेरा मूड कंप्लीटली अपलिफ्ट हो जाता है। और हर दिन सुबह जब मैं अपनी सुबह की शुरुआत करती हूँ, उन्हें थोड़ा सा पानी देकर, थोड़ा सा उनसे बात कर थोड़ा सा समय उनके साथ बिताकर, मेरा फर्स्ट कप चाय या कॉफी का वहां उनके साथ पीकर, तो मेरा मूड कंप्लीटली अच्छा रहता है फॉर द रेस्ट ऑफ द डे, राइट। तो ये मेरे हिसाब से मूड अपलिफ्टर है। आप सबको ये खुश करेगा, ये एक्टिविटी खुश करेगी। जब मैं मेरे प्लांट्स को ग्रो होते हुए देखती हूँ, जब उन्हें छोटे से सीडलिंग से बड़े और भी बड़े प्लांट या क्रीपर या पेड़ तक जाते हुए देखती हूँ, तब मुझे बेहद खुशी मिलती है, और यही खुशी आप भी फील कर पाएंगे। इन एडिशन इस पूरे एक्टिविटी ने मुझे और मेरी मम्मा को बहुत ही करीब लाया है। ये एक्टिविटी ऐसी है, जैसे मीरा मैम ने स्टार्टिंग में ही कहा, भले 3 साल का बच्चा हो या 14 साल का नौजवान या 20 साल का कोई और, या 30 या 50 या 40, आप किसी भी एज के हो, आप कर सकते हो। एंड आप सब परिवार एक मिलकर कर सकते हो, आप सब बिल्डिंग वाले एक मिलकर ये एक्टिविटी कर सकते हो। ये एक दूसरे की बॉन्डिंग बढ़ाती है, तो ये बहुत ही बढ़िया एक्टिविटी है फ्रॉम दैट रिस्पेक्ट। एंड व्हाट्स मोर, मैं हमेशा चाहूंगी कि मेरी फैमिली, मेरी मॉम और मैं एकदम ही हेल्दी रहें, राइट। हमारे हेल्थ के लिए मैं क्या कुछ नहीं करती हूँ, मतलब राइट फ्रॉम योगा एंड एक्सरसाइज टू मॉर्निंग वॉक्स टू जो भी मैं कर सकती हूँ, ऑर्गेनिक सब्जियां खरीदना वगैरह वगैरह, मैं जो भी कर सकती हूँ मैं करती हूँ, राइट। एंड आई एम श्योर यहाँ बहुत सारे लोग मेरे जो हमारे वेबिनार को देख रहे हैं, वो भी अपने फैमिली के हेल्थ के लिए सब कुछ करने की कोशिश करते हैं। तो ये भी और एक जरिया है जिससे आप अपनी फैमिली की हेल्थ, इम्यूनिटी, वेलनेस को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आप उन्हें ऑर्गेनिक, एट होम ग्रोन, नेचुरल खाद्य पदार्थ दे रहे हैं, राइट। सो विद दैट, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन एंड आंसर्स। आपके काफी सारे सवाल हमने नोट किए हैं और मैं एक एक करके पूछने वाली हूँ। और भी सवाल हो तो प्लीज कीप देम कमिंग ऑन आवर यूट्यूब चैट। ओके, तो सबसे पहले हमारा सवाल आया है, इस हैंडल का नाम है ऑरेंज ब्यूटी क्लिनिक। इन्होंने कहा है कि आई एम ट्राइंग टू ग्रो सिंस अ फ्यू मंथ्स, आई एम फेसिंग अ प्रॉब्लम, माई सीड्स ग्रो एट नॉर्मल स्पीड टिल 2 inches हाइट, बट देन दे स्लो डाउन एंड स्टॉप ग्रोइंग एंड ग्रेजुअली डाई आउट, व्हाट कैन आई डू। तो इनका सवाल संक्षेप में ये है कि ये पिछले 2-2.5-3 महीने से ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं सीड्स, और इनके प्लांट्स और सैपलिंग्स 2-2.5 इंच तक ग्रो होते हैं और इसके बाद वो ग्रो नहीं हो पाते फर्दर। तो मैं ये सवाल मीरा जी को रिक्वेस्ट करूंगी कि आंसर करें। हाय सर, जैसे मैंने तभी तो नहीं बताया मेरे जब मैं बात कर रही थी,
तो ये गार्डनिंग जो शुरू किया, एक सबसे बड़ी चीज जो सिखाया है हमको, ये पेशेंस है। पेशेंस इतना होता है कि भैया ये ऐसा नहीं है कि मैंने स्विच ऑन किया और लाइट आ गई, ऐसा तो नहीं है। एक वो बात है। दूसरी बात ये है कि कभी कभी हम लोग उत्साह में पानी इतना डालते रहते हैं कि जब तक नीचे से पानी नहीं बहता है तब तक हम पानी डालते हैं, तो कई बार ये भी जड़ों को खराब कर देता है। आगे मैं चंदन भाई या उर्मिल भाई से भी कहूंगी, प्लीज आंसर टू दिस क्वेश्चन। चंदन भाई। या थैंक यू मीरा बेन, थैंक यू जिसने भी ये क्वेश्चन पूछा है। जो लेमन के सीड्स हैं उसका डोरमेंसी ब्रेक होना बहुत ज्यादा जरूरत है। तो जैसे हमने कहा कि आपने जैसे क्वेश्चन पूछा कि आपका सीड्स थोड़ा ग्रो होके बाद में ग्रो नहीं हो पा रहा है, तो आप ट्राई कीजिए कि उसको जब आप सीड सो करते हो, जब आप करते हो तो उसको ट्राई ही करिए कि आप कोकोपीट में और कंपोस्ट में ग्रो करें ताकि उसका न्यूट्रिएंट आए। और जब वो प्लांट आपका 3 to 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर का हो जाए, उसके बाद आप उसको पॉट्स में कन्वर्ट करिए, क्योंकि वो एक फेज होता है सीड से लेके, तो एक पर्टिकुलर हाइट अचीव करने का एक फेज होता है जहां तक उसकी इम्यूनिटी, जहां तक उसकी हेल्थ अच्छी होना जरूरत है। उसके बाद अगर आप उसको रिप्लांटेशन करोगे तब वो अपना ग्रोथ पकड़ेगा। और दूसरा चीज है कि जितना ज्यादा उसको, कम से कम मिनिमम उसको 3 से 4 घंटे का सनलाइट देना जरूरी है। और चौथा चीज याद रखिए, जब भी आप कोई स्प्रे करते हो या फिर आप जीवामृत देते हो तो उसका भी एक टाइम रहता है। आप मॉर्निंग सनराइज से पहले और इवनिंग सनराइज के बाद ही देना है। और वाटरिंग उसको जब भी दोगे तो आप लीफ से करो, ना कि उसको सिर्फ रूट्स पे डालिए। आप लीफ से लेके तो उसको रूट्स तक आप अगर वाटरिंग करोगे, और एक्सेस वाटरिंग नहीं करना है, जितना मॉइस्चर का जरूरत है उतना ही करिए। आप ये ट्रिक यूज करिए और बेशक आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, कैन यू प्लीज टेल विच टाइप ऑफ वेट एंड ड्राई गार्बेज आई कैन यूज फॉर मैन्योर? चंदन भाई, इफ यू कैन टेक दिस क्वेश्चन प्लीज। या वेट एंड ड्राई का मतलब है आपका किचन में जो भी छिलके निकलते हैं, टोमेटो का आप पील करते हो, आप कुकुम्बर पील करते हो, आप पपाया पील करते हो, ये एक टाइप का वेट वेस्ट हो गया। और ड्राई वेस्ट जैसे कि आपकी लीफ जो ड्राई होके गिर गई हैं, आपकी टहनियां हैं, आप उन्हें यूज कर सकते हो। आप हमारे नेक्स्ट वेबिनार में आप कंपोस्टिंग के बारे में जब जानोगे तब आपको उसमें लेयर्स बताए जाएंगे कि कैसे इसको कंपोस्ट में कन्वर्ट करना है। आप ये 2 चीजें यूज कर सकते हैं, जैसे कि जो मैंने बताया कि अभी जो आप पील करते हो वही यूज कर सकते हैं एज अ वेट, और जो लीव्स है और जो टहनियां हैं उसको ड्राई वेस्ट जैसे यूज कर। थैंक यू। तो काफी सारे क्वेश्चंस कंपोस्टिंग के बारे में आए हुए हैं। जैसे कि चंदन भाई ने अभी बताया, हमारा नेक्स्ट वेबिनार जो कि नेक्स्ट वीकेंड को होने वाला है, और एग्जैक्ट डिटेल्स आपको हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर मिल जाएंगी या तो व्हाट्सएप ग्रुप्स पर, तो उसे जरूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि हम इन डिटेल एक्सप्लेन करने वाले हैं कि आप घर पे कंपोस्ट या खाद कैसे बना सकते हैं, कैसे क्रिएट कर सकते हैं, इवन विद इन सिटीज। नेक्स्ट हमारा सवाल आया है पूजा केनिया जी से। वो पूछ रही हैं, हाउ डिड यू ग्रो बेसिल? Can I answer this? Yes, please. Yes, Yeah. please, बेसिल सीड अवेलेबल है मार्केट में, इवन ऑनलाइन आप चेक करोगे तो वहां पे भी अवेलेबल है। बहुत छोटे सीड्स आते हैं, जो राई का दाना है उसका 1/10 छोटा वो सीड होता है, वो आप एक सीड लगा देंगे, वो उसमें से आपको करीबन वंस द प्लांट ग्रोज अप तो आपको 100 200 या इवन 500 सीड्स भी वो देगा, तो आप स्टोर करके रख सकते हैं। और उसमें वैरायटीज आती है बेसिल में, राम श्याम तुलसी बोलते हैं, यानी दैट इज बेसिकली ब्लैक तुलसी एंड द ग्रीन तुलसी। तो वो इजीली ग्रो होता है नॉर्मल गमले में। जैसे आपको बताया गया कि कोकोपीट, मिट्टी और उसका जो मिक्सचर रहेगा, वो मिक्सचर आपको गमले में डालना है और वो सीड को सो कर देना है, एंड रफली वो 7-8 डेज में आपको जर्मिनेट होके सीड दिखेगा, एंड देन इट विल ग्रो ग्रेजुअली।
नॉर्मली क्या होता है, सीड जब भी तुलसी का पौधा जब भी बड़ा होता है 6 इंच या 8 इंच, तब भी आप उसके लीव्स तोड़ना चालू मत कीजिए। उसको करीबन एक फुट तक या 1.5 फुट तक उगने दीजिए। पहला फूल आए उसके बाद उसके लीव्स तोड़ना चालू कीजिए, तो ही वो आपको फर्दर फुटिंग लॉन्ग टर्म के लिए देता रहेगा। I think so this would be suffice with the basil growth. Yes, thank you so much उर्मिल भाई। उर्मिल भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप ही के लिए है। हमारी एक श्रोता है भक्ति हरिया जी, उन्होंने पूछा है हाउ टू ग्रो लेमन ग्रास। लेमन ग्रास डजंट कम विद एनी सीड्स, उसके आपको शूट्स ही लेने पड़ते हैं या प्लांट मिलता है। तो या फिर आप जब भी मार्केट से जब भी ये लेमन ग्रास लेके आते हैं तो देखिए कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक शूट आपको रहेगा जो नीचे रूट्स के साथ आ जाता है, तो उसको आप प्लांट कर देंगे तो भी आपका ग्रोथ आ जाएगा। नहीं तो उसके रेडी प्लांट्स होते हैं, वो आपको कोई भी नर्सरी वाले के पास से मिल जाएंगे। 1 और 2 सिंगल प्लांट्स आप ला के घर में लगा देंगे तो विद इन ये जो रेनी सीजन है ये तो बेस्ट टाइम है, और 15 डेज में वो मल्टीप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा। एंड बाय 3 to 4 months वो एक जो लेमन ग्रास का प्लांट है वो करीबन आपको 20 मोर प्लांट्स देगा, जो आप अलग अलग गमलों में लगा देंगे, जो वो आप मल्टीप्लाई होते रहेंगे। ओके, हमारा नेक्स्ट सवाल चंदन भाई शायद आप ये आंसर कर सकते हैं। खुशबू डेढ़िया जी ने हमें पूछा है, आई ट्राइड ग्रोइंग लेमन यूजिंग लेमन सीड्स इन 6 days germination started. Now since 1 month it has stopped growing. What should I add to make it grow fast? तो सबसे पहले तो आपके प्लांट किस एरिया में ग्रो हुआ है, या फिर आप छोटे पॉट में ग्रो कर रहे हो या बड़े पॉट में ग्रो कर रहे हो, वो भी एक जरूरी है। अगर आपका प्लांट शंट हो चुका है, उसका ग्रोथ स्टॉप हो चुका है, तो आप उसके अंदर जो कंपोस्ट है वो कंपोस्ट को आप ऐड करिए, और उसके अंदर जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है उस माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को आप ग्रो करने के लिए डालिए। और ये सब के लिए अगर आपको ग्रोथ बढ़ानी है तो आप क्या करिए कि आपका जो पॉट है जिसमें आपने सीड्स को जर्मिनेट किया है उसका सॉइल थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दीजिए, ताकि वो जो न्यूट्रिएंट और जो कंपोस्ट आप डालने वाले हो, जो जीवामृत आप डालने वाले हो, तो वो अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाए और रूट्स ग्रो हो पाए। थैंक यू सो मच चंदन भाई। काफी लोगों ने हमें पूछा है, जैसे पूजा गड़ा जी हैं, अमृत शाह भाई हैं, इन्होंने हमें पूछा है कैन यू प्लीज शेयर द ग्रोथ साइकिल ऑफ वेजिटेबल्स। तो मीरा मैम क्या आप प्लीज आंसर कर सकते हैं? यस, आई विल स्टार्ट विद दैट। सो हमारे यहाँ हमें जो लीफी वेजिटेबल्स चाहिए हैं, जैसे कि हमें माइक्रोग्रीन्स हमारे सैलेड्स के लिए चाहिए, तो वो तो हम 6-7वें दिन से यूज कर सकते हैं। धनिया वगैरह जो है वो आपको 15 से 3 हफ्ते तक के बाद में आपको धनिया मिल सकता है, और पुदीना भी आपको 3 हफ्ते के बाद ही मिल सकता है। बाकी के जो फ्रूट्स यानी कि जिसमें लगता है कि जैसे मिर्ची है या आपका पम्पकिन है या टमाटर है, ये सबको कम से कम 70 days पेशेंस एंड पेशेंस। ऐसा नहीं है जैसे मैंने बोला कि स्विच ऑन किया और आपको मिल जाएगा। 10वें दिन आपने देखा कि प्लांट तो बहुत बड़ा हो गया, लेकिन फ्रूट कब आएगा? तो इसको टाइम लगता है कम से कम 2.5 महीने का। उसके आसपास ही आपको फ्रूट्स दिखने लगेंगे। और ये जो फ्रूट साइकिल की, या किस दिन हम इसमें टमाटर देखेंगे या करेला देखेंगे या तिंडली देखेंगे या फिर लौकी देखेंगे, तो इसके बारे में भी हमारा स्पेशल वेबिनार होगा in the coming sessions. So in that we will give you the complete cycle of it. For now, you can start with your microgreens, your methi, palak, all these green leafy vegetables. And I would request Urmil Bhai and Chandan Bhai to take it from here. उर्मिल भाई, आपके खेत में आपने प्लांट्स के और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के ग्रोइंग साइकिल्स डेफिनेटली देखे होंगे, तो उस पर प्लीज हमको थोड़ा सा बताइए। काफी फ्रूट्स होते हैं, जैसे लेमन है या ऑरेंजेस है, तो ये सब के थोड़े लॉन्ग टर्म फ्रूट साइकिल्स है, तो वो इमीडिएट आपको फ्रूटिंग नहीं देते। इट टेक्स समटाइम्स इवन 6 months to 1 year to get a fruit. तो उस हिसाब से आपको प्लांटिंग करना है कि जैसे आज एक प्लांट किया और 3 महीने के बाद आपने दूसरा प्लांट किया, तो आपको वो साइकिल चालू रहेगा।
but preferable to plant any fruit small trees या will be better time is the ये summer, ये जो monsoon season है, तो germination बहुत fast हो जाता है and normally ये जो trees होते हैं ये जमीन में अच्छे उगते हैं, जो गमले है उसमें नहीं होते हैं. गमला या फिर आपका जो गमला है वो बहुत बड़ा होना चाहिए उनको ग्रो करने के लिए, क्योंकि उनके रूट्स है वो काफी डीप जाते हैं एंड उस हिसाब से वो आपको अकॉर्डिंगली फ्रूटिंग कम देते हैं. और रेगुलरली आपको जो माइक्रोन्यूट्रिएंट जैसे चंदन भाई ने बताया, तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड दी कंपोस्ट वो उनको रेगुलर देना पड़ेगा, तभी जाके उसका रिजल्ट अच्छा मिलेगा. एंड दिस आर ऑल ऑर्गेनिक, यानी आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी ऑर्गेनिक ही यूज करना है. और वेजिटेबल्स के लिए भी उर्मिल भाई सिमिलर ग्रोइंग साइकिल होगा? नहीं, वेजिटेबल्स के लिए सिमिलर नहीं है. वेजिटेबल्स नॉर्मली 90 डेज टू 120 डेज में वेजिटेबल्स का साइकिल पूरा हो जाता है. सो वो नॉर्मली जो उनका फ्रूटिंग आता है, यानी वेजिटेबल्स का कोई भी जो फ्रूट आता है, वेजिटेबल्स आते हैं, वो 55 टू 60 डेज के बाद उनका फ्लावरिंग होता है. फ्लावरिंग के बाद आपको वेजिटेबल्स मिलना स्टार्ट हो जाता है. और वो कोई भी एक क्रॉप होगा तो हर एक का अलग अलग वेरिएशन होता है. जैसे अगर टोमेटो है तो एक टोमेटो का झाड़ 15 से 20 किलो देगा, पर वो एक साथ नहीं देगा, वो आपको रोज 1-1, 2-2 किलो करके देगा. जैसे सेम वे इज लेडी फिंगर है, तो लेडी फिंगर भी आपको रोज के 2-2, 3-3 मिलेंगे. तो अगर समझो आपको 4-5 फैमिलीज के लिए चाहिए या 1 फैमिली के लिए चाहिए 4-5 पीपल जितना, तो दैट इज हाफ केजी, तो आपको 5-6 लेडी फिंगर के प्लांट्स लगाएंगे जो आपको हाफ केजी का मटेरियल प्रोवाइड करेगा ऑन रेगुलर बेसिस. और ये जो ग्रोइंग है वो 20 डेज नॉर्मली आफ्टर जो फ्लावरिंग आता है उसके बाद 20 टू 30 डेज, इवन 40 डेज तक आपको उसका वेजिटेबल्स या ग्रोथ आते रहता है. वो आपको रोज प्लग करना है. और इसमें वेरी इंपॉर्टेंट है, अगर जो वेजिटेबल्स होते हैं एक्सेप्ट लीफी, इवन लीफी वेजिटेबल्स में, ये आपको जब भी आप उनको देखोगे जैसे ये मैच्योर हो जाता है तो आपको उसको प्लग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर वो प्लांट में रहेगा तो वो एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स लेता रहेगा और दूसरे जो आपके वेजिटेबल्स आ रहे हैं वो ग्रो नहीं देगा. जो दूसरा जो वही प्लांट में अगर ग्रोथ आ रहा है वो नहीं आने देगा. ये लास्ट टिप्पणी तो बड़ी अनोखी थी और बहुत ही इंटरेस्टिंग थी मेरे लिए भी, कि एक बार आपके प्लांट पर फ्रूट्स या वेजिटेबल्स आ जाएं तो उन फ्रूट्स या वेजिटेबल्स को बहुत ज्यादा दिन न रहने दें प्लांट पर और उन्हें प्लग करके कंज्यूम कर लें जितना जल्दी हो सके उतना. राइट? मूविंग, एक थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है. बीना छेड़ा जी ने पूछा है, एनपीके रिड्यूसेस जिंक इन द सॉइल, हाउ टू कॉम्बैट दैट? उर्मिल भाई, चंदन भाई? Chandan bhai will be better to answer this. Chandan bhai, as far as the zinc is concerned, जिंक बहुत ही कम मात्रा में रहता है, पर जरूरी है, जिंक भी जरूरी है. बट आप उसको क्या करिएगा, एनपीके आप अगर जिंक कब रिड्यूस करेगा, एनपीके जब आप केमिकल फॉर्म में यूज करोगे. यहाँ पे हम लोग एनपीके ऑर्गेनिक फॉर्म में यूज कर रहे हैं, तो वो जिंक के साथ बाइंड होगा और वो वहीं पे बचा रहेगा, ना कि वो एक दूसरे को नलीफाई करेंगे. अगर आप केमिकल चीज में लेते हो तो वो केमिकली बना हुआ नाइट्रोजन है, और हम लोग जो पील्स वगैरह यूज करते हैं कंपोस्ट में, और जो उसके अंदर के जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे कि उसके अंदर मैग्नीशियम, जिंक आ गया, मैग्नीशियम आ गया, और नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम आ गया, तो ये सब ऑर्गेनिक बाउंड न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, जिसकी वजह से वो एक दूसरे को नलीफाई नहीं करेंगे, और ऑर्गेनिक बाउंड होने की वजह से वो एक दूसरे के साथ रहेंगे और वो रिड्यूस नहीं हो पाएगा. अगर जिंक रिड्यूस होता है तो वो तभी होगा जब आप केमिकल वाला यूज करते हो, और ये सब बड़े फील्ड्स पे दिखेंगे. जब आप एग्रीकल्चरल फील्ड्स पे जाओगे, वहाँ पे एनपीके स्प्रे कर रहे हो, आप बाद में टेस्ट करोगे सॉइल का, तब आपको पता चलेगा कि वो जिंक रिड्यूस करता है. बट जिंक थोड़ा सा कम मात्रा में ही चाहिए, बट वो भी जरूरत है. इससे बेटर है कि यूज करिए ऑर्गेनिक कंपोस्ट. थैंक यू. यहाँ पे मैं बताना चाहूंगी कि यस, ये जो ऑर्गेनिक है, हम कोई भी चीज यहाँ पे बाहर से खरीदा हुआ कोई भी केमिकल ना इस्तेमाल करें, क्योंकि so there's a cat, so we need to see to it that we don't use any chemicals at all. Especially ये मैं मेरे घर के लिए बना रही हूँ,
तो मेरे घर के लिए कर रही हूँ, तो मेरा जो रोज का बनाना, मेरा एक खाते हैं हम लोग या 2 खाते हैं, तो वो 2 बनानास जो है उसका छिलका भी मैं अगर साइड साइड में डाल दूं, वो भी मेरा पोटेशियम, कैल्शियम सब कुछ मेरे प्लांट को दे देता है। और दूसरा बात ये है कि जो हमारे बाल जो बहुत किसी के बहुत गिरते हैं, तो वो बाल यहाँ वहां ना फेंक के आपके प्लांट्स के इधर ही डाल देंगे, तो वो भी एक बहुत अच्छा उसको न्यूट्रिशन मिलता है। अपने को लगता है इसमें क्या न्यूट्रिशन है, लेकिन बहुत उसमें भी न्यूट्रिशन मिल जाता है। और जब आयरन कम होता है तो हम लोखंड के कीले डाल देते हैं अंदर। सो हम कोई भी बाहर से फर्टिलाइजर या ये जो केमिकल्स हैं, वो केमिकल्स की बात हमारे यहाँ क्रीड़ा में तो हम करते ही नहीं है। और हमारे जो स्पेशली हमारा जो घर का होम गार्डन है, इसमें तो सवाल ही नहीं उठता है। और हम कोशिश भी करते हैं कि बाहर से भी हम ऑर्गेनिक ही लेवें। तो सारा कुछ जो हम कंपोस्ट वगैरह जैसे हम सब बता रहे हैं कि हमारे आगे के आप वेबिनार्स देखते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, ताकि हमारे जो बाकी के वेबिनार्स हैं उसमें आपको कंपोस्ट से लेके ये बाकी के चीजें जो हैं, जैसे आज हमने आपको इंट्रो किया, ये आगे जाके देखेंगे कैसे कर सकते हैं। थैंक यू मीरा मैम, थैंक यू चंदन भाई। नेक्स्ट हमारा सवाल है दिगेश रामबिया जी का। वो पूछ रहे हैं कि नीम डज नॉट डाइल्यूट इन वाटर, सो व्हाट टू डू। ऑल्सो नीम ऑयल इज स्टिकी एंड वेदर इट विल हार्म द प्लांट लीव्स। वो जानना चाहते हैं कि नीम जो चंदन भाई आपने जो बात की थी कि नीम ऑयल को पानी में घोल के उसको मिक्स करके तो वो ऑयल घुलता नहीं है, तो उसका क्या सोल्यूशन है? देखिए, एक सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे पहला पॉइंट ये है कि आप नीम एक्सट्रैक्ट यूज कर रहे हो या फिर नीम ऑयल यूज कर रहे हो। तो दोनों के लिए मैं बता रहा हूँ, नीम एक्सट्रैक्ट अगर है तो वो इजीली डाइल्यूट हो जाएगा, बट ऑयल इसके अंदर डाइल्यूट नहीं होता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि ऑयल और वाटर को पहले आप चर्न कर दीजिए। जब आप उस चीज को चर्न करोगे और उसको हाई स्पीड पे ग्राइंड करोगे तो एक वाइटिश लेयर बन जाएगा, और उसके बाद आप उसके अंदर नीम एक्सट्रैक्ट डालो। जब जहां तक आपको नीम एक्सट्रैक्ट मिलता है तो आप नीम एक्सट्रैक्ट ही यूज करिए रेदर देन गोइंग फॉर नीम ऑयल। नीम ऑयल का मतलब एसेंशियल ऑयल से होता है, जो मार्केट में अवेलेबल है, वो एक्सट्रैक्ट किया हुआ ही रहता है, आपको सिर्फ ड्रॉप्स डालने होते हैं, उसको नीम ऑयल कहते हैं। बट अगर नीम एक्सट्रैक्ट की बात हो तो वो इजीली डाइल्यूट हो जाएगा पानी में। चंदन भाई, इसमें एक ऐड कर देता हूँ। जो नीम ऑयल है ना, उसको डाइल्यूशन करने के लिए आप कोई भी सोप यूज करेंगे तो वो इजीली डाइल्यूशन, यानी बहुत छोटी मात्रा में डालना है तो ऑटोमेटिकली वो जो नीम है वो पानी में डाइल्यूट हो जाता है। तो दैट इज अ डाइल्यूशन फार्मूला उसके लिए, कि वो डाइल्यूशन फार्मूला यूज हो जाएगा। उसमें कोई बड़ा केमिकल आपके ऑयल में, यानी जो आप बना रहे हो उसका नीम अस्त्र वो नहीं जाता है उसमें, क्योंकि आप जो सोप है वो और बेस्ट वुड बी सॉल्ट डाल दो। तो सॉल्ट भी डालते हैं तो वो पानी और सॉल्ट जब भी आप चर्न कर देते हैं तो वो डाइल्यूशन हो जाता है ऑयल का, और इट मिक्सेस विद दी वाटर। एब्सोल्युटली करेक्ट। थैंक यू सो मच चंदन भाई एंड उर्मिल भैया। ओके, हमारे लास्ट 9 मिनट्स बाकी हैं और काफी आपके सवाल आते ही जा रहे हैं। हम मैक्सिमम ट्राई करेंगे कि जितने हो सके उतने इसी फोरम पर आंसर करें, और नहीं तो हम अपने एक्सपर्ट से छोटे छोटे आंसर्स लेकर इसी चैट विंडो में डाल देंगे इन द फ्यूचर। ओके, सो भारती जी ने एक सवाल पूछा है कि फ्रॉम वेयर डू वी गेट कोकोपीट। ये एक्चुअली मैं ही आंसर करना चाहूंगी। कोकोपीट भारती जी आपके क्लोजेस्ट, आपके आसपास जो लोकल नर्सरीज हैं वहां मिल जाएंगे, बट हम भी कोशिश करने वाले हैं फ्रॉम क्रीड़ा ग्रो एट होम कि हम आपके आसपास कोकोपीट अरेंज करें, जैसे कि हम सीड्स वगैरह अरेंज करने वाले हैं। तो प्लीज आप हमसे जुड़े रहिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर एंड हम आपको डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बीना छेड़ा जी का है ऑन हाउ टू टैकल द प्रॉब्लम ऑफ रैट्स ईटिंग प्लांट्स। तो बीना जी, एक्चुअली मैं कहना चाहूंगी ये सवाल काफी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स पर भी आया है कि रैट्स या स्क्विरल्स बालकनी में आके उनके प्लांट्स खा जा रहे हैं। हमारे पास इसका एक सोल्यूशन है, लेकिन उसका वीडियो हम लोग सर्कुलेट करने वाले हैं नेक्स्ट वीक में। तो आप प्लीज या तो हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो कीजिए और या तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन कीजिए, और हम ये आपको डेडिकेटेड एक वीडियो के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे। मूविंग ऑन, हस्मिता जी का एक सवाल है और काफी दूसरे लोगों ने भी पूछा है, विच प्लांट नीड्स सन
And if there is no sun, what plants can we grow? काफी दूसरे लोगों ने भी पूछा है कि अभी मॉनसून सीजन के वजह से सनलाइट कम मिल रही है उनके प्लांट्स को, तो इसका सोल्यूशन उर्मिल भाई, चंदन भाई, मीरा मैम. I will start with it. So all the plants, the daylight is enough. If there is enough daylight, direct sunlight I don't think is necessary all the time. Some plants require only 1 or 2 hours of sunlight. In fact, they burn out if there is more sunlight. So I'm happy with the plants at my place. They get good daylight enough. And Urmil bhai, you may please continue. इसमें I'll add it. By chance अगर सनलाइट बहुत ज्यादा है, कम है, तो एक कर सकते हैं, एक छोटा बल्ब एक उधर लगा दो. That's an easy solution. यानी जो नॉर्मल पहले पुराने टाइप के जो बल्ब मिलते थे 40 वॉट्स का या 20 वॉट्स का, वो लगा दो आप, और थोड़ी देर चालू रख के, 1 घंटा चालू रख के बंद कर दीजिए. That will definitely give the light which is required to the plant. And nowadays तो UV light specially for growing मिल रहे हैं, तो वो भी आप लगा देंगे तो भी आपका ग्रोथ साइकिल अच्छा आ जाएगा. एंड ये कहीं पे डेफिनेटली प्रॉब्लम है, क्योंकि सनलाइट आपको जो देनी है 2-3 घंटे का मिनिमम सनलाइट लगता है. बट अभी जैसे ये मानसून सीजन है तो डे लाइट होता है. डे लाइट भी कभी कभी उतना डे लाइट में जो उसका लाइट है उसको जो मिलना है पौधे को, जिससे वो आगे का प्रोसेस कंटिन्यू कर सके, तो ये आप बल्ब का टेक्निक यूज कर सकते हैं, जो आपको डेफिनेटली यील्ड अच्छा देगा और फास्ट देगा. Thank you so much, Urmil bhai. That was a very helpful answer. काफी दूसरे लास्ट हम अभी 1-2 क्वेश्चंस ले रहे हैं. अनफॉर्चुनेटली हमारे पास आज टाइम की थोड़ी सी कमी है, लेकिन हमें सोनाली जी ने 2 क्वेश्चंस पूछे हैं. एक तो है कि कैन यू ड्राई किचन वेस्ट इन द माइक्रोवेव बिकॉज देयर इज नो सन नाउ, एंड शी हैज आल्सो आस्क्ड कैन वी यूज कोकोनट हेयर डायरेक्टली इंस्टेड ऑफ मेकिंग कोकोपीट. हैड ट्राइड टू मेक कोकोपीट एट होम एंड द मिक्सर गॉट स्पॉइल्ड. Urmil bhai, Chandan bhai, आपको the first part was with regards to the question was with regards to microwave में क्या हम dry? नहीं, don't use microwave to dry, because microwave में जो magnetic rays आती हैं and normally ये dry करने के लिए आपको more than 30 या 40 seconds के ऊपर रखना पड़ेगा. तो better उसको आप naturally रख दो, ये सीजन में भी आपका वो dry हो जाएगा एंड उसमें कोई वरी नहीं है. एक यूज कर सकते हैं कि नीचे आप जो ड्राई करने के लिए जहाँ पे रखो, इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक आप कोई भी क्लॉथ या फिर आपका जो जूट का बैग होता है वो रख देंगे, तो वो एब्जॉर्ब कर लेगा मॉइस्चर, एंड ऊपर से आप फैन चालू कर दो, तो डेफिनेटली दैट विल आल्सो गिव यू एन गुड ड्राई. सिमिलरली जैसे लास्ट टाइम मैंने बताया कि एक छोटा बल्ब आप कहीं पे रख दो, या एक जो कबर्ड रहेगा वो कबर्ड के अंदर एक बल्ब आप कहीं लगा सको 40 वॉट्स का, और उसके अंदर भी आप प्लेस कर दोगे, तो दैट विल आल्सो ड्राई योर दिस लीव्स एंड वेटनेस इन दैट. थैंक यू. और दूसरा सवाल ये था कि कैन वी यूज कोकोनट हेयर डायरेक्टली इन प्लेस ऑफ कोकोपीट? नहीं, यस, डायरेक्टली आप यूज नहीं कर सकते हैं, बिकॉज जो कोकोपीट मिलता है वो हाईली यानी वेरी बिग मशीन में उसको चर्न करते हैं, उसके जो फाइबर्स रहते हैं उसको चर्न करते हैं, और वो चर्न करने के बाद उसको वो लोग वाटर में डाल के उसको हाई हाइड्रोलिक में उसको प्रेशर करके उसका वाटर पूरा निकाल करके ड्राई करते हैं. सो दैट कैन नॉट बी डन एट होम. कोकोपीट आप घर पे डिफिकल्ट है. यस, कोकोपीट की जगह पे आप जो लीव्स वगैरह भी है वो एक डेफिनेटली यूज कर सकते. जो लीव्स होती है ड्राई होने के बाद उसको आप हाथ में लेके अगर क्रश करेंगे तो क्रश हो जाती है, तो दैट कैन आल्सो बी, बट वो क्या होता है, लीव्स है कंपोस्ट हो जाएगी. कोकोपीट नॉर्मली थोड़ा लॉन्ग तक रहता है, इसलिए वो आपको अंदर एयर एंड मॉइस्चर प्रोवाइड करते रहता है, बिकॉज इट हैज एब्जॉर्प्शन पावर एंड लिविंग पावर. ओके, सो आंसर इज नो. थैंक यू सो मच उर्मिल भाई, दैट वाज वेरी हेल्पफुल. एक लास्ट बिफोर वी डोंट वांट टू टेक एनी मोर क्वेश्चंस बिकॉज अनफॉर्चुनेटली टाइम नहीं है, लेकिन एक सिर्फ कॉल आउट करना था. एक हमारे व्यूअर हैं श्रद्धा विचारे जी, जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, वो लाइफ ई ऑर्गेनिक से हैं,
और वो बता रहे हैं हमें कि वो बता रहे हैं या पूछ रहे हैं, आई एम नॉट एंटायरली श्योर, बट शी इज सेइंग दैट शी इज करंटली ट्रीटिंग मेंटली चैलेंज्ड चिल्ड्रन, मेंटली चैलेंज्ड बच्चों को वो ऑर्गेनिक फूड और फार्मिंग के जरिए ट्रीट कर रही हैं. कांग्रेचुलेशन सो मच श्रद्धा जी. और प्लीज 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 राइट इन टू अस, हम आपके व्यूज, आपकी एक्सपीरियंस के बारे में थोड़ा और जानना चाहेंगे, और हमारे बाकी के भी सब लिसनर्स हैं उन्हें भी बताना चाहेंगे. तो प्लीज हमें ईमेल भेजिएगा, प्लीज रीच आउट टू अस सेपरेटली, वी विल डेफिनेटली लाइक टू नो मोर. तो इधर हमारे इंस्टा हैंडल पर या फेसबुक हैंडल पर से हमें जुड़िए और प्लीज हमारे साथ आपका एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा. ओके, दिस कंक्लूड्स आवर वेबिनार फॉर टुडे. आई एम सॉरी, काफी Trisha, one last query which has come, so I wanted that query to take it, because that is with regards to can we put expired medicines in the plants? Absolutely no. उनको use never use करना है, because उसमें बहुत harmful chemicals होते हैं which are definitely used for humans. So never ever put any medicines, and always medicine आप जब ये expire होती है तो उसका जो wrapper होता है वो खोल के आप उनको फेंकिए और उसको सीधा आपको फ्लश करना है. डोंट इवन पुट इट इन योर डस्टबिन, बिकॉज जब भी अगर आप डस्टबिन में अगर वो मेडिसिन डालते हैं, बाय चांस कोई एनिमल या कुछ खा लेगा, उस पर रिएक्शन होकर वो मर जाएगा. तो इट इज बेटर टू यूज दोज मेडिसिन एंड फ्लश इट आउट समवेयर, या प्रॉपर डिस्पोज करना है. सो डेफिनेटली टेक प्रिकॉशंस इन टर्म्स ऑफ व्हेन यू आर यूजिंग द एक्सपायर्ड मेडिसिन्स. थैंक यू उर्मिल भाई, थैंक यू, दैट वाज वेरी वेरी एनलाइटनिंग. इनफैक्ट सभी व्यूअर्स के लिए हम तो एनकरेज करेंगे कि आप कोई भी केमिकल्स आपके प्लांट्स के आसपास न लेकर आएं. जितना हो सके उतना ऑर्गेनिक पर रिलाई कीजिए. हमने आज सुना है कि काफी सारे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स एज वेल एज पेस्टिसाइड्स इजीली अवेलेबल हैं हमारे आसपास. हम या तो घर पे बना सकते हैं या तो कुछ ही दूर जाकर हम ला सकते हैं. एज क्रीडा ग्रो एट होम वी विल ऑल्सो ट्राई कि आप तक ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स हम पहुंचाने की कोशिश करें. तो सिंसियर रिक्वेस्ट रहेगी कि कोई केमिकल्स आपके प्लांट्स के आसपास न मंडराने दें. ओके, विद दिस आई वुड लाइक टू कंक्लूड, एंड कुछ लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ. सबसे पहले तो हमारी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन क्रीडा और क्रीडा की पूरी कोर टीम, स्टार्टिंग विद द प्रेसिडेंट धीरज सर, अमृत भाई, गोविंद जी अंकल, आप सबको मेरे तहे दिल से बहुत बहुत शुभकामनाएं एंड बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हम सबको आपके शब्दों में यंगिस्तान टीम को इतना बढ़ावा दिया है, इतना प्रोत्साहन दिया है. इसीलिए हम आज इस लेवल तक पहुंच पाए हैं, और आपके आशीर्वाद रहेंगे, न सिर्फ आप तीनों की लेकिन पूरी कोर टीम की, क्रीडा कोर टीम की आशीर्वाद से हम आगे भी बढ़ पाएंगे इससे आगे, और इसको नेक्स्ट लेवल तक लेके जाएंगे. इन एडिशन मैं उन सारी संस्थाओं की शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने क्रीडा एंड ग्रो एट होम को बहुत सारा प्रोत्साहन दिया है. अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स के जरिए हमारे वेबिनार्स का इंफॉर्मेशन सर्कुलेट करते आ रहे हैं, एंड हमारे साथ वो जुड़े रहे हैं फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. मैं इनका नाम नहीं लूंगी क्योंकि करीबन 30 से 35 संस्था हैं ऐसी, और मैं किसी को मिस नहीं करना चाहूंगी. बट हमारे फेसबुक पेज पर मैं डेफिनेटली एक पोस्ट डालने वाली हूँ उन सबको थैंक यू कहने के लिए, उन सबके नाम के साथ. तो आई वुड लाइक टू थैंक ऑल ऑफ देम. आई वुड ऑल्सो लाइक टू थैंक हमारे आज के तीनों ट्रेनर्स, मीरा जी, उर्मिल भैया एंड चंदन भैया. थैंक यू सो मच. आप तीनों ने बहुत बहुत मेहनत की है इस वेबिनार को इतना सक्सेसफुल बनाने के लिए, इतना इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए. आपका नॉलेज हमारे साथ शेयर करने के लिए थैंक यू वेरी मच. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेरी यंगिस्तान की प्यारी टीम, आई वुड लाइक टू गिव अ बिग शाउट आउट टू ऑल द पीपल. और मैं किसी ऑर्डर में नहीं नाम ले रही हूँ, लेकिन हीर, भूमि, सलोनी एंड आयुषी, you girls have worked tirelessly to make this a success. इसके promotions के पीछे और पूरी organization के पीछे. So on behalf of everybody, the viewers, the listeners and all of our teams, I would like to thank all of you all. I would also like to thank Shaila, who is one of the back office staff, जिन्होंने भी हमारी बहुत मदद की है इस webinar को successful बनाने के लिए. And of course, last but not the least, all of our dear viewers, thank you so much. हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. प्लीज ये वीडियो आपके फैमिली फ्रेंड्स के साथ सर्कुलेट कीजिएगा, हमारे साथ जुड़े रहिएगा, और हम ऐसे ही बहुत सारे इंफॉर्मेटिव पीसेस, वीडियो कंटेंट्स, पोस्ट, स्टैटिक पीसेस
जो भी हमारी तरफ से हो पाए हम आपके साथ डेफिनेटली शेयर करेंगे। हम आपके सारे सवालों का जवाब देने के लिए यहाँ मौजूद हैं, तो प्लीज आपके सवाल पूछते रहिएगा और हमारे साथ सोशल मीडिया पर बने रहिएगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, गुड नाइट। थैंक यू त्रिशा, सो मच, थैंक यू त्रिशा।